Water is life. We all need clean water to live, to grow crops, to thrive. But there just isn't enough water or land to feed our hungry world. Unless we change the way we grow food. That's why millions of farmers are turning to Jain. Jain is totally integrated, totally innovative. Farmers helping farmers. The company logo reflects our holistic cycle of shared values. The sun, source of free renewable energy. Enhanced crops thanks to tissue culture plants and improved inputs. Water used sparingly and intelligently. The land protected and used wisely to deliver more. Jain has become a worldwide force in irrigation technology, the agri-value chain, and green energy solutions. Headquartered in Jalgaon, India, in just 2 generations, the company that started with 7,000 rupees has become a $1 billion organization, the world leader in agrotechnology. Jain starts with detailed 3D designs and provides the widest range of irrigation products and solutions. In this remote part of the world where there is no electricity, Jain's solar-powered pumps provide on-demand irrigation through a variety of Jain pipes to irrigate the roots of plants produced in Jain's own fields and greenhouses. We pioneered the use of drip tapes for row crops with the innovative Chapin tape. Thanks to our micro-irrigation systems and close work with farmers, we help them grow better produce that sells for more. We have even created a breakthrough technique to grow rice with drip irrigation. The result, better yields and better quality. Israel is known for water security, but with today's technology, no one should ever go hungry. And every farmer, no matter how small or large, can produce more crop per drop. There is no need to fight wars over water, because if used wisely, we can make it last. Water is life, and at Jain, we are dedicated to improving life everywhere for everyone, now and in the future. नमस्कार साथियों एवं किसान भाइयों, उम्मीद है आप अच्छे से हैं और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिक सी पद पर कार्यरत हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे आप BIS के नाम से जानते हैं, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय मानक ब्यूरो में भिन्न भिन्न विषयों पर मानक बनाने के लिए 15 डिपार्टमेंट्स हैं। उन 15 डिपार्टमेंट में से एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है खाद्य एवं कृषि विभाग। मैं इसी विभाग में कार्यरत हूँ। खाद्य एवं कृषि विभाग में 28 विषय समितियां हैं। उन विषय समितियों में से एक विषय समिति है खेतों में सिंचाई प्रणाली एवं निकास समिति। इस विषय समिति में बहुत सारे जो इक्विपमेंट यूज होते हैं सिंचाई के लिए, जैसे कि ड्रिपर, स्प्रिंकलर, इमीटर्स, इमिटिंग पाइप्स, लैटरल पाइप्स, इन पर मानक निर्धारित किया जाता है। इन मानकों पर विस्तार से श्री अभिजीत जोशी आगे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन मानकों की जरूरत, तो आप सबको पता है कि इन मानकों की जरूरत है। वो विस्तार से बताएंगे कि उन मानकों में क्या रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, क्या विशेषता है उन मानकों की। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय मानक ब्यूरो न सिर्फ मानक को निर्धारित करता है, बल्कि उसे प्रमाणित भी करता है। उसके प्रमाणन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो में एक अलग से तंत्र बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो क्या करते हैं कि जब भी कोई उत्पादक या मैन्युफैक्चरर प्रमाणन पत्र के लिए जब आवेदन करता है, एप्लीकेशन देता है, तो BIS से एक अधिकारी उनके यहाँ जाकर विजिट करता है, उनका फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करता है, उनको अवलोकन करता है कि वो फैक्ट्री सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है, और जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं उनकी भी जांच करता है कि जो मानक है, मानक के अनुरूप है कि नहीं वो। तो जब वो
उत्पाद है, प्रोडक्ट है, सपोज ड्रिपर है, तो ड्रिपर या फिर इमिटर्स, तो उनको जब वो जांच करता है और उसको अपने मानक, जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो का मानक है, जिसे हम आईएस कहते हैं कि आईएस नंबर कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब उससे वो मैच कराता है और वो प्रोडक्ट अगर उस मानक के अनुरूप है, तभी हम उसे प्रमाणित करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो उसे प्रमाणित करता है और तभी जो उत्पादक है उस अपने उत्पाद पर आईएसआई मार्क का निशान लगा सकता है। आईएसआई मार्क का निशान आप जानते ही, वो गुणवत्ता की पहचान है। अब मैं श्री अभिजीत जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अब आगे आपको इन मानकों के बारे में बताएं, इनके बारे में, इनकी विशेषता और इनके उपयोग के बारे में बताएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद पवन कुमार जी। उपस्थित सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज की संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। किसान भाइयों, जब आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेते हो तो वो एक लक्ष्मी के रूप से आपके घर में आती है। वो लगाने से आपकी उपज बढ़ती है, आपका मुनाफा बढ़ता है, तो लक्ष्मी हुई ना। तो वैसे ही अगर आप घर में कोई लक्ष्मी लाते हो, जैसे कोई बहू लाना है आपको या आपको कोई पत्नी लाना है, तो आप क्या करते हो? आप कोई सड़क पे चलती हुई किसी को उठा के तो आप घर में नहीं लाते हो। आप क्या देखते हो? अगर किसी आपको घर में अगर बहू लाना है तो आप क्या देखते हो? आप जरूर ये देखते हो कि लड़की किस खानदान से है, लड़के का खानदान कैसा है, लड़की के चाल चलन कैसा है, संस्कारी है या नहीं। तो क्या यही बात हम लोग जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपके घर में लाते हो तो आप लोग ये सोचते हो क्या? खानदान कैसा होना चाहिए? जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लक्ष्मी के रूप में आपके घर में आएंगी, उसका खानदान जैन इरिगेशन जैसा होना चाहिए, नामी खानदान होना चाहिए, और उसके ऊपर संस्कार होने चाहिए क्वालिटी के। वो क्वालिटी के अलग अलग जो संस्कार होते हैं, जिसकी वजह से उसका चाल चलन आपके खेत में अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ कम होगी, इस तरह से। तो क्वालिटी तो दोस्तों जैन इरिगेशन के लिए वे ऑफ लाइफ है। हमेशा से ही हमारा क्वालिटी के ऊपर, जब कोई स्टैंडर्ड नहीं था, जब 1989-90s में जब हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पहली बार इंडिया में, भारत में लाए थे, तब कोई स्टैंडर्ड नहीं था। बहुत सारे उत्पादन ऐसे थे कि जिसके लिए कोई क्वालिटी का मानांकन नहीं था। तब जैन इरिगेशन अपना खुद का स्टैंडर्ड तैयार करके खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों को मटेरियल या उत्पादन देता था, ताकि जो किसान भाई इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको एक अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले। तो ये स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है, क्वालिटी की जरूरत क्या है? क्योंकि जब हम क्वालिटी मटेरियल आपको देते हैं दोस्तों, किसान भाइयों, तो आपको हम एश्योरेंस देते हैं एक अच्छे उत्पादन का, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो रिलायबल हो, जो आपके पैसों का सही मात्रा में इन्वेस्टमेंट है, आपकी वैल्यू फॉर मनी जिसको बोलते हैं, वो आपको उसमें से मिले। तो जितना पैसा आपने उसमें डाला है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसमें से पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है, और इसी वजह से जो बैकग्राउंड में क्वालिटी होती है कोई भी उत्पादन की, ये संभालना और अच्छी से अच्छी या स्ट्रिंजेंट क्वालिटी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है क्या। जैन इरिगेशन ऐसे कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करता है जिसकी वजह से हमारे जो उत्पादन है ये सर्वश्रेष्ठ उत्पादनों में से होते हैं। ऐसे कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्या क्या क्वालिटी टेस्ट है, उसको जाना पड़ता है, और ये क्यों करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई ये टेस्ट क्या क्या करते हैं, ये जान के हमें क्या लेना देना, लेकिन ये बात बहुत समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये टेस्ट आप किस तरह से उस मटेरियल को, वो ट्यूब को, इनलाइन को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से उसको लगाते हो, चलाते हो, ये समझकर ही ये सारे जो स्टैंडर्ड के टेस्ट है ये तैयार किए गए, ताकि आप लोग जब उसको इस्तेमाल करोगे तो आपको एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले, जिसका लाइफ आपको 10 से 12 साल 15 साल का मिलना चाहिए। ये सोच के ही हम उत्पादन बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों, उसके पहले मेरा सौभाग्य है कि जिस विभाग में मैं कार्यरत हूँ जैन इरिगेशन में, उसकी एक कार्य प्रणाली कैसी होती है ये बताने की। तो दोस्तों,
कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार होता है, कोई भी उत्पादन का विकास जब होता है और आप तक जो पहुंचता है, तो उसके पहले एक बच्चे को जैसे माँ 9 महीने तक पेट में पालती है और सारी तकलीफें सहती है, उसी तरह से ये प्रक्रिया होती है कि सपोज कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हम लोग पहले सर्वे करते हैं, आप लोगों की क्या जरूरत है ये समझते हैं, क्योंकि आपकी जरूरत ही हमारे लिए उत्पादन बनाने का स्रोत है। आपको जो तकलीफ है वो समझ के हम वो तकलीफ दूर कैसे कर सकते हैं, इसी हिसाब से उत्पादन बनाते हैं। तो एक कोई आइडिया आपसे लिया, उसके बाद में उसको वैलिडेट करते हैं, उसके बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन किया जाता है, उसका एक छोटा सा पहले प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है जिसको हम टेस्ट करते हैं पहले तो, और वो समझ लेते हैं कि ये उत्पादन किस तरह से चल सकता है, क्या क्या ज़रूरतें पूरी कर सकता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ये सब होने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार होता है। और उसके बाद में जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, कि उसको टेस्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जैन इरिगेशन में केवल भारतीय मानक या इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही टेस्ट नहीं किया जाता, हम लोगों का एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग इंस्पेक्शन होता है। सिर्फ क्यूए या क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होता। तो थर्ड पार्टी मतलब क्या कि क्यूए ने पास करने के बाद भी हम सैंपल उठाते हैं, अपने आप ही उठाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं पूरी तरह से। और उसके टेस्टिंग के प्रोटोकॉल जो होते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड होता है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, या उसके अलावा भी आप लोग जिस तरह से ये उत्पादन को इस्तेमाल कर सकते हो या करते हो, ये सोच समझ के हम लोग अपनी अपनी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स या प्रोसीजर्स बनाते हैं कि उसको किस तरह से परीक्षण किया जाए। और उसके बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट जाता है और उसके बाद में वो आप लोगों तक पहुंचता है। तो ये लगभग 2 साल का काफ़ी बड़ा अंतराल होता है प्रोडक्ट की आइडिया आने से प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचने के लिए। कभी कभी 2, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। तो इतना सारा पीरियड लिया जाता है, इतना सारा वक्त लिया जाता है ये एश्योर करने के लिए कि कोई भी ऐसा उत्पादन, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों तक ना पहुंचे कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, जो प्रोडक्ट फील्ड में जाके चले नहीं। तो जो संस्कार की हम बातें कर रहे थे, तो ये संस्कार किस तरह से होने चाहिए, ये सोच समझ के उसके ऊपर काफ़ी वक्त देके वो क्वालिटी के संस्कार वो उत्पादन के ऊपर करके ही आपके पास एक अच्छे से अच्छा उत्पादन लाने की कोशिश हम लोग करते हैं दोस्तों। उसके लिए प्रोडक्ट जो आप तक आने से पहले खेत में टेस्ट होता है। हमारा खुद का जलगांव में जैन इरिगेशन का लगभग 700 एकड़ का फार्म है, जिसमें अलग अलग प्रकार की खेती हम लोग करते हैं। काफ़ी सारा उसमें रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर कोई भी नया प्रोडक्ट पहले 6-8 महीने 1 साल तक टेस्ट किया जाता है, कंप्लीटली उसका एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद ही किसान भाइयों ये उत्पादन आप तक पहुंचता है। तो इसी वजह से जैन इरिगेशन का नाम है। हम बोलते हैं कि ये अच्छा खानदान का है, ये उत्पादन अच्छे खानदान का है, क्योंकि आपको जब जैन इरिगेशन का माल आप लेते हो तो आपको मन में एक एश्योरेंस होना चाहिए कि मैं एक क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, एक क्वालिटी का उत्पादन ले रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं निर्भर रह सकता हूँ, निश्चिंत रह सकता हूँ जिसको लेने के बाद में मैं। तो दोस्तों अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक टेलर मेड इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है, कि इसमें कैसे है कि अलग अलग कंपोनेंट्स है और जिनको जोड़ के हम एक सिस्टम बनाते हैं, जिसमें इनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के ऊपर ड्रिपर लगते हैं या फिर माइक्रो स्प्रिंकलर्स आ सकते हैं, उसके बाद में पीवीसी पाइप लगता है या एचडीपी पाइप लगाते हैं, कुछ वॉल्स लगते हैं, फिल्टर्स लगते हैं, फर्टिलाइजर देने के लिए आप फर्टिलाइजर टैंक हो या वेंचुरी हो, ये बहुत सारे उत्पादन आप इस्तेमाल करते हो। तो ये सारे एक दूसरे के साथ में जोड़ के एक सिस्टम बनता है। तो ये सारे उत्पादनों के लिए अलग अलग क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि उत्पादन तो अलग अलग है, तो अलग अलग तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। जैसे जिस तरह से आप फिल्टर चलाते हो तो उसी तरह से आप इनलाइन नहीं चलाते हो। तो ये सोच के उसके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनते हैं और ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड्स या भारतीय मानक के बारे में जो पवन कुमार जी ने अभी आपको बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका कि ये स्टैंडर्ड्स बनाने में। और जैन इरिगेशन में उनके साथ में होता है बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है ये जैन इरिगेशन ने बनाकर इंडियन स्टैंडर्ड को सबमिट किए थे, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा होने के बाद में ये स्टैंडर्ड्स आप तक पहुंचते हैं या उसके तरह से उत्पादन आप तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज समझ लेते हैं कि ये कौन से स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ISI का नाम आप लोग सिर्फ सब्सिडी स्कीम के लिए सुनते हो, क्योंकि सब्सिडी के लिए ISI मान्यता प्राप्त उत्पादन होना चाहिए इसीलिए। लेकिन ये ISI क्या है, उसका महत्व क्या है, ये समझना क्यों जरूरी है और ये समझ के आपको क्या फायदा होगा, ये आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ये संगोष्ठी में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन के बारे में।
इनलाइन आपको पता ही है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इनलाइन टाइप की सिस्टम होती है, ऑनलाइन होती है। तो इनलाइन मतलब क्या है कि ड्रिपर ट्यूब नली के अंदर है और कुछ अंतराल के बाद में है। इसके बारे में बहुत सारे पहले वेबिनार्स में हमने चर्चा की कि किस तरह के होते हैं, पीसी होता है उसमें, नॉन पीसी होता है। तो ये सब जो प्रोडक्ट या इनलाइन का जो उत्पादन आप तक पहुंचता है तो उसको कौन से परीक्षणों में से गुजरना पड़ता है, ये जरा देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है कि उसका मटेरियल कौन सा होगा, उसमें फिर उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 12 mm 16 mm, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स है क्या। उसके बाद में उसमें से आने वाला पानी, ड्रिपर में से आने वाला पानी एक जैसा है, इसका एश्योरेंस आप कैसे करते हो। उसके बाद में अलग अलग कंडीशंस है, उसके ऊपर से आपकी बैलगाड़ी जा सकती है, ट्रैक्टर घूम सकता है, ये सब चीज़ें के लिए वो विस्टैंड करेगा नहीं करेगा, ये सब देखना जरूरी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी के पैरामीटर्स से ये गुजरता है और वो पैरामीटर्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि अगर आप ये संगोष्ठी देखते होगे और आपको लगता होगा कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसान भाइयों ने जानना बहुत जरूरी है इंडियन स्टैंडर्ड्स और अलग अलग क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इनलाइन जिसके लिए स्टैंडर्ड्स है, इंडियन स्टैंडर्ड जो है, भारतीय मानक जो है, उसका नंबर है IS 13488 13488, और उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हम लोग जैन इरिगेशन में बनाते हैं या टेस्ट करते हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 9261। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है ये ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मटेरियल की, क्योंकि मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो ऐसा है दोस्तों कि आपको सस्ते में मिलता है, इसलिए आपके गांव में, तालुका में, तहसील में बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे लोग खड़े हो गए अपना अपना उत्पादन बेचने के लिए। तो इनलाइन बना के बेच रहा है, तैयार करके बेच रहा है। वो कहीं से चाइनीज, जिनका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता, वो चाइनीज एक्सट्रूडर या चाइनीज मशीन्स लाते हैं और उसमें से चाइनीज क्वालिटी का ही माल बना के आपको देते हैं, जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। कुछ भी मटेरियल उसमें आता है, किसी तरह का मटेरियल ग्राइंडेड, मतलब कहीं से भी थैलियां उठा के लाई प्लास्टिक की, उसको डाल के उसमें से ट्यूब बना के आपको दे दी। तो मटेरियल का महत्व क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कम से कम P25 या उससे ऊपर वाली ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन का आयुष्मान कितना है, लाइफ कितना है, तो 10 साल। तो 10 साल ये कहां से आया? किसने तय किया ये कि ये ड्रिप इरिगेशन 10 साल तक चलेगी? तो 10 साल तय करने का जो स्टैंडर्ड है ये है, ये कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो इसके ऊपर। जैसे P25 मिनिमम होना चाहिए, जिसके लिए उसका एक क्रीप रप्चर स्ट्रेंथ है, उसकी अंदरूनी जो शक्ति है या ताकत है जो 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है, ये इसी ग्रेड का कम से कम ये मटेरियल होना चाहिए। और जब ये इस मटेरियल से बनाई गई नली, इनलाइन या ऑनलाइन ट्यूब आप खेत में इस्तेमाल करोगे और जब तापमान आपका 35 डिग्री सेल्सियस होगा और जिसको साल में 800 घंटे तक आप चलाते हो, ये कंडीशन में आप चलाते हो, तो आपको कम से कम 10 साल का आयुष्मान या लाइफ वो ट्यूब का मिलना चाहिए। ये गणित करके इसीलिए 10 साल का आ जाता है। तो 800 घंटे साल में मतलब क्या कि रोज लगभग 2.5 घंटा या 3 घंटा के आसपास आप चलाओगे और 300 दिन तक आप चलाओगे, तो लगभग साल का 800 घंटे आप चलाने जैसा हो गया। अभी 35 डिग्री तापमान तो कंटिन्यूसली नहीं होता, कभी 45 होता है, कभी 25 भी हो जाता है। तो ये तापमान जो ऑकेजनल इधर उधर होता है, तो उसकी वजह से ये ट्यूबिंग के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। तो ये 35 डिग्री एक एवरेज टेम्परेचर वहां पर मेंशन किया है कि इस कंडीशन में आप चलाओगे तो आपको 10 साल लाइफ मिलेगा। अब P25 के ऊपर की ग्रेड का अगर मटेरियल आप इस्तेमाल करोगे तो आपको लाइफ ज्यादा मिलेगा, जो हम लोग करते हैं। जैन इरिगेशन से आपको जो भी इनलाइन मिलती है या जो भी ऑनलाइन ट्यूबिंग पॉलीट्यूब मिलती है, ये हमेशा P25 ग्रेड नहीं, उससे ऊपर वाली ग्रेड ही इस्तेमाल की जाती है। लगभग P40 या P50 जिसकी स्ट्रेंथ लगभग डबल हो जाती है P25 से, ऐसा ही मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जिसकी वजह से ये 10 साल का लाइफ, हमारे लिए केवल 10 साल का लाइफ नहीं होता। फिर जो जैन इरिगेशन से जो ट्यूबिंग आती है आपको, जो इनलाइन जैन इरिगेशन से आप खरीदते हो, तो उसका लाइफ आपको 10 साल से भी ज्यादा मिलने का आश्वासन हम देते हैं, क्योंकि हम लोग मटेरियल उससे भी ज्यादा ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सारी ड्रिप की जो नलियां होती है काले रंग की क्यों होती है?
सारी नली काला रंग क्यों दिया हमने? क्योंकि जो काला रंग होता है इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। जो सूरज की जो रोशनी होती है या उसमें से जो अतिनील किरणें आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो जिसको हम बोलते हैं, जो काफ़ी डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब खराब होने के चांसेस होते हैं। तो उससे बचाव करने के लिए काले रंग या उसमें कार्बन डाला जाता है, जिसकी वजह से उसको एक यूवी स्टेबलाइजेशन मिलता है, यूवी प्रोटेक्शन मिलता है। तो सूरज की रोशनी में जो अतिनील किरणें हैं उससे या सूरज की रोशनी से उसका बचाव होता है, जो कार्बन की वजह से होता है। दूसरी बात, जहां पर भी प्रकाश पहुंचता है वहां पर जीवन पनपता है। कहते हैं ना कि नूनम जनाः सूर्येण प्रसूतः, तो जहां पर भी जीवन है वो सूरज की वजह से है। तो जहां पर सूरज की रोशनी पहुंची वहां पर आयुष्य या जीवन पनपना शुरू हो गया। तो अगर नली में से अगर सूरज की रोशनी अंदर गई किसी भी कारण से, तो अंदर जीवन पनपेगा। मतलब क्या होगा? काई तैयार होगी, शैवाल तैयार होना शुरू हो जाएगा, जो आपकी नली को चोक कर सकता है। इसीलिए सूरज की रोशनी अंदर नहीं जानी चाहिए, इसकी वजह से नली का रंग काला होता है। और ये काला रंग क्यों आता है? कि इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का परसेंटेज भी फिक्स है, 2.5% प्लस माइनस 0.5%, इससे ना ज्यादा ना कम। इतना जब आप कार्बन डालते हो और तब आपको एक ऐसी नली मिलती है जो यूवी स्टेबलाइज्ड है और जिसमें सूरज की रोशनी अंदर तक नहीं आ सकती। तो ये मटेरियल का क्राइटेरिया इंडियन स्टैंडर्ड का है, इंडियन स्टैंडर्ड 13488, और आगे भी इनलाइन पॉलीट्यूब जो है उसमें भी यही मटेरियल का क्राइटेरिया है दोस्तों। दूसरा महत्वपूर्ण हमेशा एक सवाल आता है कि इनलाइन कौन से साइज की होती है और उसके क्या क्या प्रेशर क्लास होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग 4 प्रेशर रेटिंग में आपको ट्यूबिंग दे सकते हैं। क्लास 1 जिसका प्रेशर रेटिंग होता है, प्रेशर रेटिंग मतलब क्या? उसका प्रेशर या दबाव सहने की जो क्षमता है ये है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लास 1 के लिए। क्लास 2 जो कि मोस्टली सब्सिडी के लिए मान्यता प्राप्त है, क्लास 2 जिसकी प्रेशर सहन करने की जो क्षमता होती है ये होती है 1.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्लास होता है 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा क्लास होता है जो लगभग ग्रीन हाउसेस में वगैरह जहां पर आपके फॉगर होते हैं या बहुत हाई प्रेशर का एप्लीकेशन होता है वहां पर होता है, जिसका प्रेशर रेटिंग होता है 4 किलोग्राम या 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके ये क्लासेस के हिसाब से इसकी जो ट्यूब की जड़ाई होती है और उसकी जो साइज होती है ये तय होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm ये 4 साइजेस बनाने की कोई भी उत्पादक तो को अनुमति है। और उसके जो थिकनेस है या जो उसकी जड़ाई है ये भी आप देखिए कि अगर यूजुअली 16 mm की अगर आप ट्यूब लेते हैं तो ये जो उसकी थिकनेस होंगी या जड़ाई होंगी ट्यूब की ये 0.7 से 0.9 के बीच में ही होंगी। तो दोस्तों ये बात समझिए कि अगर आपको कोई बोलता है कि हमारी ट्यूब इनसे ज्यादा मोटी है और ज्यादा बड़ी ट्यूब देते हैं, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। या तो ये 0.7 और 0.9 के बीच में ही होगा। अगर 16 mm की आप नली लेते हो और क्लास 2 की लेते हो तो उसका जो जड़ाई होती है ये 0.7 और 0.9 के बीच में ही होगी, तभी वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मान्यता प्राप्त है, अदरवाइज वो नॉन स्टैंडर्ड कहलाई जाएंगी। तो ये जो 0.7 टू 0.9 है मतलब बहुत ही छोटा सा अंतराल है, 0.2 mm का, मतलब 1 mm का लगभग 5वां हिस्सा। तो ये बहुत ही छोटा सा थिकनेस का वेरिएशन है। ये इसलिए किया जाता है कि सभी जो उत्पादक है ये सभी के जो साइजेस है ये एक समान रहे। किसी की 12 mm थोड़ी सी मोटी है, किसी की 12 mm थोड़ी सी पतली है, तो ऐसे होंगी तो एक दूसरे के साथ में फिट नहीं बैठेंगी, या जो फिटिंग्स आती है उसके साथ में वो प्रॉपरली बैठ नहीं सकती। ये सोच के भारतीय मानक ने इसको कॉमन कर दिया है ताकि सभी जो आप जो उपभोक्ता है उनको एक जैसा ही माल मिले, चाहे किसी भी उत्पादक का हो। जैन इरिगेशन तो यहाँ पर जो बनाती है, जो 0.2 mm का जो टॉलरेंस दिया गया है 0.7 टू 0.9 या जो भी है, तो ये हमें तो हमारे जो मशीनरीज यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे स्विट्जरलैंड से लाए गए हैं। जो हमारी फैक्ट्री है थॉमस मशीन्स करके, उनसे बनाए गए। ये जग के सर्वश्रेष्ठ मशीनरीज में से है, और जिसमें से मिलने वाली जो ट्यूब होती है उसमें थिकनेस का वेरिएशन भी नहीं होता ज़्यादा। तो आपको एक यूनिफॉर्म थिकनेस हमेशा मिलती है। हमें 0.2 मिलीमीटर की भी जरूरत नहीं है, हम तो 0.05 मिलीमीटर के टॉलरेंस में भी हम काम चलाते हैं, इतना ही। और इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि जब मेरी थिकनेस यूनिफॉर्म रहती है तो मेरे इनलाइन का फ्लो रेट या प्रवाह, उसमें से मिलने वाला पानी, ये भी मुझे यूनिफॉर्म मिलता है। तो ये फायदा होता है अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेने का, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी, जो थिकनेस है ये यूनिफॉर्म होता है।
और उसकी वजह से आपको ड्रिपर में से मिलना, क्योंकि ड्रिपर तो चिपकाए जाते हैं, अंदर वेल्डिंग हो जाता है ट्यूबिंग को, तो अगर ट्यूबिंग का थिकनेस अगर कम ज़्यादा हो रहा है प्रोडक्शन करते वक्त, तो ड्रिपर में मटेरियल थोड़ा बहुत उतरता है अंदर और उसकी वजह से उसका फ्लो रेट कम ज़्यादा होता है। तो ये फर्क पड़ता है दोस्तों क्वालिटी मटेरियल लेने का। ये है डायमेंशंस, जो एक स्टैंडर्ड कॉमन चार्ट होता है, ये आप देख लीजिए एक ये चार्ट, कि ये इसी के हिसाब से कोई भी इनलाइन जो आप लेते हो सब्सिडी स्कीम में लो या सब्सिडी स्कीम में ना लो, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई हो, तो इसके हिसाब से ही आपको उत्पादन ये मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो रेट। मतलब क्या कि आप लोग जब ड्रिप इरिगेशन लेते हो, आप जब इनलाइन लेते हो, तो आप लोग हमेशा ये अपेक्षा करोगे कि ड्रिपर, सभी ड्रिपर में से एक जैसा ही, एक प्रेशर को एक जैसा ही प्रवाह उसमें से आना चाहिए, पानी एक समान मिलना चाहिए। ये तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की खासियत है, ये तो बड़ा फीचर है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का। तो पानी एक समान मात्रा में आता है या नहीं, इसकी टेस्ट करने के लिए ये जो एक टेस्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ एमिशन रेट, जिसमें हमें लगभग 25 एमीटर 5-5 के ग्रुप में लेते हैं हम लोग, इनलाइन अगर की बात कर रहे हैं हम तो। और उसको ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, जैन इरिगेशन के पास में ये सारे जो टेस्टिंग है फैसिलिटीज है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। कोई भी आदमी वहां पर मेजरमेंट नहीं लेते हुए दिखेगा आपको, ये अपने आप मेजरमेंट आता है, अपने आप कंप्यूटर में लोड होता है, जिसमें कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। तो इसी तरह की ये टेस्टिंग होती है कि जिसमें फ्लो रेट हम लोग मेजर करते हैं। 25 ड्रिपर्स का फ्लो रेट लेते हैं हर लॉट में से, मतलब 500 सैंपल लिए जाते हैं, उसमें से 25 ड्रिपर निकाले जाते हैं और 25 का 5-5 के बैच में हम लोग उसका फ्लो रेट लेते हैं और वो सब चेक किया जाता है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया जो कहा जाता है, जो सीवी, जिसका नाम है सीवी, मतलब क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या कि उसमें कितना बदलाव आ रहा है, इसका इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर हमें, जब हम आपको उत्पादन देते हैं, जब आप इनलाइन लेते हो, तो ये इंडिकेटर है, ये आपको कहां से समझता है कि उसमें ए या बी लिखा होता है। तो कैटेगरी ए का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएशन है फ्लो रेट में, ये 5% से कम है तो कैटेगरी ए कहा जाता है, और 5% से ज्यादा है और 10% से कम है तो कैटेगरी बी कहा जाता है वो ड्रिपर को। और 10% से अगर ऊपर है तो आपका माल रिजेक्टेड है, वो प्रॉपर नहीं है, बराबर है। तो जैन इरिगेशन तो आपको हमेशा कैटेगरी ए के ही एमीटर देते हैं। आप जब भी उत्पादन लेंगे तो आपको वहां पर देखेंगे कि ए या बी ऐसा जो अगर लिखा होगा तो आप जरूर देखना। जैन इरिगेशन के तो ए ही रहेंगे, किसी और का भी होता होगा तो आप भी जरूर वहां देखना कि ए है या बी है, ये देखना जरूरी है। ये इससे आपको पता चलता है कि ये ए है, इसका मतलब ड्रिपर में से एक प्रेशर को मिलने वाला पानी जो है ये एक समान है, या लगभग ज्यादा से ज्यादा 5% तक का उसमें वेरिएशन आने के चांसेस है। अब ये तो बात हो गई कि एक प्रेशर को कितना आपको मिल रहा है पानी, लेकिन आपके खेत में तो प्रेशर बदलता रहता है। पंप के पास प्रेशर थोड़ा अलग रहता है, जो दूर वाला सेक्शन होता है उसमें प्रेशर डाउन हो जाता है। तो प्रेशर तो फ्लक्चुएट हो रहा है आपके खेत में, या पंप का आपका इंपेलर थोड़ा सा इसेंट्रिक घूम रहा है, या वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, तो प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएटिंग प्रेशर को क्या क्या फ्लो रेट आपको मिलता है, ये भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कोई भी उत्पादक को। और ये आप इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि अगर मेरा प्रेशर 0.5 हो गया, अगर मैंने 4 LPH का ड्रिपर लिया और मेरा प्रेशर 0.5 हो गया, तो मुझे लगभग 3 LPH के आसपास फ्लो मिल रहा है। और वही मेरा 1 kg को 4 LPH मिल रहा है। वही अगर 1.5 kg हो गया प्रेशर, तो मुझे लगभग 4.5 पौने 5 के आसपास का फ्लो रेट, मुझे LPH का फ्लो रेट मुझे इसमें मिल रहा है। तो ये बताता है आपको ये चार्ट कि किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, कितना वेरिएशन हो रहा है। और जो हमने 25 ड्रिपर टेस्ट किए थे उसमें से 4 ड्रिपर उठाए जाते हैं, उसका भी रैंडमाइज नंबर होता है, मतलब उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा के उसमें से 4 ड्रिपर उठा के उसको अलग अलग प्रेशर पे टेस्ट करके उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और ये डिक्लेरेशन जब हम देते हैं तो भारतीय मानक ब्यूरो के जो अधिकारी होते हैं, जो समय समय पर फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, खुद टेस्ट करते हैं, और वो एश्योर करते हैं कि इसका वेरिएशन सही में जो हमने डिक्लेयर किया था उतना ही आ रहा है, या कुछ ज्यादा है या कम आ रहा है। तो लगभग 5% तक है तो कैटेगरी है, जैसा हमने पहले बताया, और लगभग 10% तक जा रहा है तो कैटेगरी बी में जाएगा। तो जैन इरिगेशन के तो सारे ही उत्पादन कैटेगरी ए में ही आते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होती है। मान लो कि आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दी, आपके 2-3 वाल्व चल रहे, और किसी ने अचानक से एक वाल्व बंद कर दिया, और इधर से तो पंप चल रहा था, तो सारा का सारा पानी अभी एक सेक्शन में से जा रहा है। एक वाल्व बंद हो गया, एक वाल्व खुला है, तो उसमें से ही सारा पानी जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर सडनली प्रेशर बढ़ गया। तो ये जो प्रेशर बढ़ता है,
तो आपकी इनलाइन ये बढ़े हुए प्रेशर को सह सकती या नहीं सह सकती, ये देखने के लिए ये टेस्ट बनाया गया है जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट है इसमें लगभग 1.8 मतलब 80% प्रेशर जो आप जिस प्रेशर पे आप चलाते हो, जैसे आपने क्लास 2 की इनलाइन ली है और जिसका हमने बोला था कि 1.25 kg का प्रेशर है, तो 1.25 kg से 80% प्रेशर ज्यादा देके उसको 1 घंटे तक हम रखते हैं और ये देखते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लो रेट भी आपको प्रॉपर मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है डिफॉर्म हो जाए बाद में जब नॉर्मल प्रेशर पे आ जाए, तो क्या ये इनलाइन विस्टैंड कर सकती है कि इतने प्रेशर को। और दूसरी बात, ये जब प्रेशर बढ़ता है तो हो सकता है कि ऐसे किसी वक्त तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, धूप में नली बिल्कुल गर्म हो गई है और ऐसे वक्त किसी ने अचानक से प्रेशर चेंज कर दिया, किसी ने वॉल बंद कर दिया, सडनली प्रेशर राइज हो गया, तो ये ज्यादा तापमान में भी यही परिणाम आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ये टेस्ट करने का भी उसमें प्रावधान है, जिससे हम 48 आवर्स तक उसको 60 डिग्री का एक टेम्परेचर लेते हैं, 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री तक उसको गर्म करते हैं पानी को, जिसमें डुबो के रखते हैं 2 दिन तक 48 आवर्स तक, और जिसके बाद में हम उसको वापस टेस्ट करते हैं और उसका फ्लो रेट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नली गर्म हो जाने के बाद में हो सकता है कि उसका फ्लो रेट बदल गया, ड्रिपर में से आने वाला पानी का प्रवाह बदल गया क्या, ये भी हम देखते हैं वापस ठंडा होने के बाद में प्रवाह उतना ही मिलना चाहिए, 10% से ज्यादा वेरिएशन उसमें अलाउड नहीं है। तो ये सारी टेस्ट की जाती है हाइड्रोस्टैटिक, ये देख के कि आप खेत में किस तरह से उसको हैंडल करने वाले हैं। हो सकता है किसी ने सडनली वॉल बंद कर दिया और तापमान बहुत धूप काले का समय है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वॉल सडनली बंद करने से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया और वापस शायद तो वापस नॉर्मल भी आ जाएगा, तो लेकिन ये जो झटका बैठा है इनलाइन को, जिसकी वजह से आपने अगर 4 LPH का ड्रिपर लिया है तो 4 का 4.5 नहीं होना चाहिए, तो उसको कितना टक्के का वेरिएशन अलाउड है उसमें उसने रहना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण होता है कि जैसे हमने बात की थी कि तापमान बहुत बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि 40-45 डिग्री का तापमान है, खेत में गर्म काली नली एक तो पहले ही गर्म हो जाती है और गर्म है, और आपको लगा कि नली किसी ने खींची या आपके बैलगाड़ी में आके अटक गई, थोड़ा सा खींचा गया, उसमें खिंचाव आ गया, तो ये कितने वजन को ये नली में खिंचाव सहन कर सकती है, ये टेस्ट करने के लिए ये एक रेजिस्टेंट टू टेंशन नाम की जो टेस्ट है, जिसमें 50 डिग्री, ये जो ओवन होता है यहाँ पर ये क्लोज है, जिसमें 50 डिग्री तक का तापमान हम अंदर रखते हैं, यानी नली गर्म हो रही है और उसमें 2 लाइन मार्क करते हैं 150 मिलीमीटर पे, और उसको जैसे कुछ वजन हम लटका देते हैं। तो जैसे अगर 16 mm की आप नली ले रहे हो तो उसको 12 किलो का वजन हमने लटकाया, और ये 12 किलो का वजन लटका के हमने उसको रखा, और हम बाद में हमने ये चेक किया कि भाई ये जो इनलाइन हमने लटका के रखी थी जिसका तापमान बहुत गर्म था, इसके फ्लो रेट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, फ्लो रेट तो वैसा ही रहा ना, क्योंकि हो सकता है कि 12 किलो का वजन आने से वो नली खींची जाए या उसका ड्रिपर के पास कोई खिंचाव आ जाए, तनाव आ जाए या कट जाए, फट जाए, ऐसा अगर होए तो वो हम उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद में नॉमिनल फ्लो रेट का वेरिएशन, या जैसे हमने कहा कि उसका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और जो 2 लाइनें हमने मार्क करके रखी थी उसमें भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए ज़्यादा। तो ये दोस्तों मतलब 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि कैसा होता है कि हर कोई मटेरियल का एक प्राकृतिक एक स्वभाव होता है आकुंचन और प्रसरण पाने का। तो कोई भी मटेरियल जैसे नली है, तो नली जब धूप में तपती है तो वो प्रसरण हो जाता है उसका, तो ये प्रसरण कितना होगा, और ये प्रसरण होने की वजह से मतलब ड्रिपर आज यहाँ पर है और तापमान बढ़ गया तो थोड़ा सा वो हिलेगा, इस जगह से इस जगह पे जाएगा, हो सकता है वापस रात को ठंडा होने के बाद इस जगह पे वापस आ जाएगा उसकी जगह पे, तो ये कितना फर्क पड़ सकता है इसका ये जानने के लिए, इसके लिए ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो मतलब आप खेत में जिस तरह से इस्तेमाल करते हो ये सोच समझ के ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ये टेस्ट पैरामीटर्स बनाए गए जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद में आप बहुत बार ट्यूबिंग को जॉइनर लगाते हो या कोई फिटिंग लगाते हो, तो ये फिटिंग में से नली निकल ना जाए, जैसे ये तापमान की बात कर रहे थे या कुछ वजन आ गया, किसी ने खींच लिया या गाड़ी में बैलगाड़ी में अटक गई नली और खिंचाई गई, या किसी ने जल्दी से जो उसको खींच लिया नली लगाते वक्त, तो जॉइनर में से ये नली या उसकी जो फिटिंग है उसमें से ये नली निकलनी नहीं चाहिए। ये टेस्ट करने के लिए जिसे पुल आउट कहा जाता है, पुल आउट टेस्ट कहा जाता है, ये टेस्ट किया जाता है कि जिसमें वापस वही टेस्ट है जिसमें 12 किलो का वजन हम लटकाएंगे। अगर 16 mm का क्लास 2 का ट्यूब ले रहे तो 12 किलो का वजन हमने लटकाया, ये टेबल में जिस तरह से वजन दिए इस तरह के वजन आपको वो साइजेस के लिए लगाने पड़ते हैं, और उसको जॉइनर एक बीच में लगाया इनलाइन के बीच में, और उसको एक खिंचाव दिया और उसको खींच रहे हम,
और 12 किलो, जैसे 16 mm क्लास 2 है तो 12 किलो, तो ये उसमें जॉइनर में से निकलनी नहीं चाहिए, सटक नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी भी कारण से अगर नली खींची गई और वो जॉइनर में से निकल गई और आपको पता नहीं चला, जैसे शुगर केन जैसा आपका क्रॉप है तो गन्ने जैसा है, और उसके अंदर आप जाके देख नहीं सकते हो और अंदर तो नली खुल गई तो आपका पानी सब बह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसकी वजह से ये इसको हम फिटिंग को भी टेस्ट करते हैं, फिटिंग के साथ में लगा के इनलाइन को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, ये मैं तो कहूंगा कि ये स्टैंडर्ड की शायद ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, क्योंकि आपकी जो नली या आपकी जो इनलाइन आपने जो बिछा के रखी है उसको तो सूरज की रोशनी या वातावरण का सामना करना पड़ता है। रात को ठंड है, दिन में बहुत गर्मी है, 40-45 डिग्री का तापमान है। ये कंडीशन में ये वातावरण का उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, ये अभ्यास करने के लिए ये टेस्ट बनाई गई है, जिसका नाम है ESCR। मतलब क्या कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूबिंग। तो एनवायरमेंटल मतलब क्या, वातावरण का तनाव कितना ये रेजिस्ट कर सकती है, कितना सह सकती है। और आपको पता है कि जो भी तनाव ज्यादा से ज्यादा कहाँ आएगा, जहां पर आपका स्ट्रेस है, मतलब जहां पर आपने जॉइनर में फिट नली लगाई है तो एकदम तन के हो जाती है अंदर, या तो फिर आपने एंड कैप के पास उसको फोल्ड करके रखा है और उसमें एंड कैप चढ़ाई है, तो ऐसे ये फोल्डिंग के पास में उसके जो फोल्ड है यहाँ पर उसके पास उसका ट्यूबिंग नली के ऊपर तनाव है। तो ये जो तनाव वाले जगह है, ये यहाँ पर पहले सबसे पहले कटने फटने का डर रहता है अगर हो गया तो ये कितना सह सकती है, इसके लिए टेस्टिंग है। तो मतलब हम क्या करते हैं कि ट्यूबिंग लेते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, जैसे आप एंड कैप को लगाने के लिए ट्यूबिंग को फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको फोल्ड करते हैं, और उसको ये एक्सेलरेट करने के लिए, ये टेस्टिंग या उसकी रिएक्शन एक्सेलरेट करने के लिए उसके ऊपर एक नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जिसके कहते हैं, या जिसका ट्रेड नेम है आइजीपॉल, इसमें डुबा के 10% का सोल्यूशन होता है, उसमें डुबा के उसको कंटिन्यूअसली उसको 77 डिग्री का जो बात होता है वाटर बाथ, उसमें डुबा के रखते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कि उसको डुबा के रखते हैं, और उसके बाद में ये रेगुलर टेस्ट 1 घंटे का है, और क्वालिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं 1 साल में, या मटेरियल चेंज करते हैं आप उस वक्त साल में एक बार, मटेरियल जब चेंज होता है तब, ये 48 आवर्स का टेस्ट होता है, तो 48 घंटा, ताकि ये पता चले कि ये ट्यूबिंग जो होती है ये एनवायरनमेंट या वातावरण को का जो तनाव है ये सह सकती है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैन इरिगेशन ये सबसे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्ट करता है। ये हम लोग हर कोई लॉट के लिए 48 आवर्स 48 घंटे के लिए टेस्ट करते हैं, मतलब 2 दिन के लिए। मतलब क्या, हम फोल्ड करते हैं, 2 दिन के लिए डुबा के रखते हैं इसको 77 डिग्री का जो वाटर बाथ है उसमें, और उसमें 2 दिन के बाद में निकाल के उसको ऑब्जर्व किया जाता है, चेक किया जाता है कि इसमें कोई कटना फटना कुछ तो हुआ नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट टेस्ट है। जब पीक पीरियड में जब सामान की या उत्पादनों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, किसान भाई रुकने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे वक्त में प्रोडक्शन करने के बाद में 2 दिन तक उसको रुकाए रखना, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है दोस्तों। लेकिन फिर भी हमेशा ये सोच हमारी रही है कि जो भी उत्पादन जाएगा उसको किसी भी तरह से कोई भी फ्लॉज या उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सोच के ही हम उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद में ही आप तक पहुंचाते हैं। और जब कोई मटेरियल चेंज होता है दोस्तों, या कोई 1 साल में एक बार, तो हम 1000 घंटे का ये टेस्ट करते हैं। 1000 घंटे मतलब कितने दिन हो गए दोस्तों, इतने दिनों तक हम ये कंटिन्यूसली ये टेस्ट करते हैं, जो शायद कोई नहीं करता इतनी स्ट्रिंजेंट टेस्ट दुनिया में। मैं तो कहता हूँ कि इतनी स्ट्रिंजेंट टेस्ट में से ये पास होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड से भी हम थोड़ी सी ज़्यादा और स्ट्रिंजेंट करते हैं ये टेस्ट, और ताकि ये इंश्योर करे कि आपको कोई भी नली ऐसी ना पहुंचे कि जो 1 साल में उसका छेद गिर जाए या टुकड़ा गिर जाए या उसमें क्रैक आ जाए, ऐसी कोई भी नली उसमें अब तक ना पहुंचे, ये देखने के लिए। उसके बाद में दोस्तों एक और फैक्टर जो डिक्लेयर करना पड़ता है कोई भी उत्पादक, तो उसका नाम है एमिटर एक्सपोनेंट। ये थोड़ा सा तांत्रिक लग सकता है, लेकिन एमिटर एक्सपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पिछले वेबिनार में मैंने उसके बारे में एक बात की थी, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं वापस बता देता हूं कि एमिटर एक्सपोनेंट ये होता है कि ड्रिपर का, ये जो ड्रिपर का प्रवाह मार्ग है, तो पानी ऐसा घूम के जाता है ड्रिपर में से, तो ये अंदर जो घूम रहा है पानी, ये कितना घूम रहा है, ये जानने का ये तरीका है कि एमिटर एक्सपोनेंट कितना है। क्योंकि जितना पानी अंदर घूमेगा ज्यादा, उतना कोई भी अगर मिट्टी का कण, रेत का कण इसके अंदर आके बैठने की कोशिश करता है, तो उसको वो बाहर पुश करने की या बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो ये बाहर कोई भी पार्टिकल को ढकेलने की क्षमता या उसका क्लॉगिंग का रेजिस्टेंस ड्रिपर का, ये इंडिकेट होता है उसके एमिटर एक्सपोनेंट से। ये जो फार्मूला है ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। आप अगर विद्यार्थी होंगे और आप अगर ये
देख रहे होंगे तो आपने ये फार्मूला जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक बेसिक फंडामेंटल फार्मूलाज में से है। तो ये अगर x वैल्यू जिसको हम कहते हैं इसका एमिटर एक्सपोनेंट, ये अगर 0.2 है तो इसका मतलब उसका प्रेशर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसका असर कम हो रहा है, और अगर 0.2 से 0.5 के बीच में है तो इसका मतलब आपका जो ड्रिपर है उसमें टर्बुलेंट फ्लो जिसे कहा जाता है हाइड्रोलिक्स की लैंग्वेज में, ये फुल्ली टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। जो टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है कि पानी बिल्कुल शांति से नहीं जा रहा है बाहर, पानी खलबल करके हुए जा रहा है, इधर उधर टर्न होके उसको घुमा हुआ है, उसमें काफी सारा हलचल है, तो ये हलचल करते हुए पानी जा रहा है। तो हलचल की वजह से कोई भी पार्टिकल को अंदर बैठने नहीं देता, उसको हमेशा उठा के फेंकने की कोशिश करता है बाहर। तो टर्बुलेंस कितना होता है ये इंडिकेटर है। तो ये एमिटर एक्सपोनेंट भी देखना जरूरी है आप लोगों ने। ये आपको मालूम पड़ता है जो कंपनी वाले उत्पादन के साथ में ये लिफलेट आपको देते हैं या उसके वेबसाइट पे ये डिक्लेरेशन होता है, तो ये देखना भी जरूरी है जब आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का चयन करते हो तो कि एमिटर एक्सपोनेंट क्या है। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसी टेस्ट है जो सिर्फ जैन इरिगेशन ही करता है भारत में। इंडियन स्टैंडर्ड में उसके लिए अभी तक तो टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमेशा आता है। जो भी आदमी नया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए खरीदने के लिए आता है वो ये सोचता है कि मुझे तो ड्रिपर ऐसा चाहिए जो जल्दी से जल्दी चोक ना हो। तो कैसे इंश्योरेंस करें हम कि आपका जो ड्रिपर आपको मिल रहा है वो जल्दी से जल्दी चोक ना हो। तो इसके लिए हमने एक क्लॉगिंग टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग मिट्टी या जो भी पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटीज है, ये लेते हैं, गिन के लेते हैं और उसको ये इस तरह से अंदर डाल देते हैं इसमें पानी में, और वो ड्रिप की जो नली है उसमें से ये सारा मैला पानी जो है ये अंदर से घूमता रहता है। ये अलग अलग टाइप की टेस्ट है जिसमें CIT प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो सेंटर ऑफ इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो USA की, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है फ्रेस्नो में, उनके द्वारा तैयार किया है। एक दूसरा है जो इरिस्टा या फ्रांस की, जैसे मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था, उनके द्वारा तैयार किया प्रोटोकॉल है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल से हम लोग टेस्ट करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन आपको जो मिल रहा है वो क्लॉगिंग रेजिस्टेंट है या नहीं, वो जल्दी से जल्दी क्लॉग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल इम्प्योरिटीज को या जो भी पानी का जो क्वालिटी होता है नॉर्मल पानी के क्वालिटी को, उसने जल्दी से जल्दी क्लॉगिंग चोकिंग उसका नहीं होना चाहिए। ये देखने के लिए इस तरह की हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो यही टेस्टिंग है जो हम बाहर पे भी करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें 5 स्टार रेटिंग जो इनलाइन के जो ड्रिपर है, मोस्टली टर्बो एक्सेल ड्रिपर है या टर्बो टॉप ड्रिपर है, टर्बो कैस्केड जो PC ड्रिपर है, ये सारे जो ड्रिपर्स है हमारे इनलाइन में, ये इनको 5 स्टार रेटिंग मिला है, जिसके बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चा मैंने लास्ट वेबिनार में की थी। अगर किसी किसान भाई ने वो वेबिनार देखा नहीं है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का जो आत्मा जिसमें बसा है ड्रिपर, उसके बारे में बहुत सारी अंदर की बातें मैंने उसमें बताई थी दोस्तों। तो जरूर आप देखना ना भूलिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आए कि ड्रिपर कैसा होता है, उसका काम कैसा होता है। तो ये सारे ड्रिपर्स को हमें 5 स्टार रेटिंग मिला है। तो 5 स्टार रेटिंग मतलब क्या है, ये बेस्ट क्वालिटी का ड्रिपर है, ये बेस्ट क्वालिटी की इनलाइन है। ये दूसरा टेस्ट है, ये जो हमने अमेरिका में जो मैंने बात की थी कि CIT सेंटर फॉर इरिगेशन टेक्नोलॉजी फ्रेस्नो में, जहां पर हमने ये टेस्ट किया था, ये 11 अलग अलग प्रकार की इम्प्योरिटीज वो पानी में छोड़ते हैं एक ही दिन में, और आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे 0.000 वैल्यूज है। तो ये ना आखिर तक ये ड्रिपर जो हमारे ये चोक हुए नहीं थे वहां पर। ये सारी टेस्टिंग हम यहाँ पर जलगांव में ही करते हैं, क्योंकि बार बार आप तो अमेरिका या फ्रांस में सैंपल नहीं भेज सकते हो और काफी महंगी टेस्टिंग होती है। तो हम लोगों ने ये सारे सेटअप जलगांव में हमारे पास तैयार किए है, और सारी जो इनलाइन आपको मिलती है वो पहले क्लॉगिंग टेस्ट से गुजर के ही आपको मिलती है। क्लॉगिंग का हम इंश्योरेंस लेते हैं कि क्लॉगिंग ये इनलाइन नहीं होनी चाहिए बाद में फील्ड में जाके। तो दोस्तों ये तो इनलाइन के बारे में, जो 13488 जो स्टैंडर्ड है इंडियन स्टैंडर्ड का, तो इसको तो जब आप लोग जब नली लेते हो, इनलाइन लेते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया होता है। तो ये स्टिकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता है, और ये स्टिकर आपने फेंकना नहीं चाहिए, ये संभाल के रखना चाहिए। ये जो उसका लेबल होता है इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये आपको मालूम पड़े, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि पहले तो एक प्रोडक्ट का नाम होता है कि जैसे जैन टर्बो एक्सेल, उसके बाद में बहुत सारी उसमें जानकारी है कि ये 16 mm की नली है, ये 4 लीटर का उसका फ्लो रेट या प्रवाह दर 4 लीटर का है, इसकी प्रेशर रेटिंग जो है ये 1.25 kg की है, मतलब क्या कि ये क्लास 2 की ट्यूबिंग है, यहाँ पर क्लास भी लिखा हुआ है। फिर ये अनरेगुलेटेड मतलब नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग टाइप का ड्रिपर है। पीसी को रेगुलेटेड कहा जाता है और नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग को अनरेगुलेटेड कहा जाता है जो टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये अनरेगुलेटेड टाइप का है। इसका
जो नॉमिनल प्रेशर है जिसमें आपने चलाना चाहिए या जो फ्लो रेट हमने डिक्लेयर किया है 4 LPS, ये 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे ही 4 LPS देगा। ये यहाँ पर हमने बताया। ये नली 500 मीटर की मिलेंगी आपको जो बंडल है, और 300 mm, मतलब क्या कि ड्रिपर का जो अंतर है ये इसमें 30 सेंटीमीटर के ऊपर ड्रिपर है। और ये जो क्लास ए और कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने आपको पहले बताया कि यूनिफॉर्मिटी कैटेगरी है, ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, ये यहाँ पर इंडिकेट होता है कि कैटेगरी ए है या बी है। और उसके बाद में ये और एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है दोस्तों, ये है बैच नंबर। तो ये बैच नंबर क्या बताता है, तो बैच नंबर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, ये 201777412, मतलब क्या है कि ये 2020 में तैयार हुई है। यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि 2020 में तैयार किया है, 177वें दिन में ये तैयार किया है, मतलब लगभग अभी का प्रोडक्शन है, जून महीने का प्रोडक्शन है, 177वें दिन में इसको तैयार किया है। 41 नंबर की मशीन पे ये तैयार हुआ है, 41, क्योंकि जेनेरिकेशन के पास तो लगभग 60-70 मशीन है इनलाइन बनाने की। ये विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जिसमें इनलाइन सबसे बड़ी मात्रा में इनलाइन बनती है। तो ये 41वें नंबर के मशीन पे ये तैयार हुई इनलाइन है, और ये 2 नंबर के शिफ्ट में तैयार हुई है। आपको पता ही होगा कि फैक्ट्री में 3 शिफ्ट होती है, तो ये दूसरे नंबर के शिफ्ट पे तैयार हुई है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कल अगर आपको कुछ दिक्कत आई और आपने बोला कि साहब ये इनलाइन में मुझे शायद फ्लो रेट ठीक से नहीं मिल रहा है, तो आप जरा देखना, तो हम आपको ये पूछेंगे कि साहब बैच नंबर बताओ, तो हमें बैच नंबर से तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन से बैच का तैयार किया गया है, कौन से मशीन के ऊपर ये प्रोडक्शन था, वो मशीन में उस वक्त कौन सा मटेरियल चल रहा था, उसका शिफ्ट का जो ऑपरेटर था वो कौन था जिसने ये सारी सेटिंग की थी, या उसकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई। ये सारी जानकारी हमें तुरंत ये बैच नंबर जानने से मिल जाती है, ताकि हम लोग आपके अगर कोई समस्या है तो उसका ज़्यादा जल्दी से जल्दी समाधान कर सके। तो ये बैच नंबर आपने संभाल के रखना चाहिए। यही बैच नंबर नली के ऊपर भी होता है, तो नली का भी आप पीस या कहीं पर लिख सकते हो, या नली का टुकड़ा जहाँ पर ये पूरी जानकारी लिखी होती है, ये टुकड़ा अगर आप काट के अगर रख रखेंगे, क्योंकि आप तो जैसे आपने 3000, 5000, 10,000 मीटर की अगर ट्यूबिंग ली है तो उसमें काफ़ी सारे बंडल आएंगे, तो उसमें काफ़ी सारा मिक्सिंग भी हो सकता है, बैच नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो और ये बैच नंबर जो होता है ये प्रिंटेड होता है। एक हम बोलते हैं कि 10 साल का लाइफ होता है ड्रिप इरिगेशन का, 10 साल में तो हो सकता है ये घिस जाए, निकल जाए, बाद में दिखे ही ना। तो ये बैच नंबर का एक टुकड़ा अगर आपने बोला संभाल के रखा और आपको नोट कर लिया कि ये कौन से सेक्शन में इस्तेमाल हुआ है, तो बाद में जाके बहुत आसानी होगी आपको। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आसानी से आपको समाधान दे सकते हैं उस समस्या का। तो ये बैच नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में डेट एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी जैन इरिगेशन से आप जब ट्यूबिंग लेते हो तो उसमें किस तारीख को तैयार हुआ है, किस वक्त, जैसे यहाँ पर 15:01 मतलब 3:01 और 48 सेकंड ये बंडल जब तैयार हुआ, जब पैक हुआ, तब ये बंडल का नोटिफिकेशन है। तो उस वक्त में क्या था ये जानकारी हमें तुरंत मिलती है। और उसमें फिर कस्टमर केयर का भी नंबर है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो कहाँ कॉन्टैक्ट करें, डीलर के पास जाए, इंजीनियर के पास जाए। तो इससे है कि हमने एक कस्टमर केयर नंबर ही आपको दिया है कि जिसके द्वारा आप तुरंत कस्टमर केयर तक पहुंच के आपकी जो भी समस्या है हमें बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान हम दे सकते हैं। और उसके बाद में ये बड़े अक्षरों में वही जानकारी वापस एक दी गई है कि 16/4 मतलब 16 mm की ट्यूबिंग है, 4 लीटर का उसका फ्लो रेट है, 30 सेंटीमीटर ड्रिपर है, और ये क्लास 2 इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लास 2 का इनलाइन है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। यही जानकारी यहाँ पर ट्यूबिंग के ऊपर भी लिखी होती है इस तरह से, जो यहाँ पर मैंने दिखाई है कि ये क्या है। इसके साथ में यहाँ पर एक और एडिशनल जानकारी भी है जो है CML नंबर, मतलब क्या, लाइसेंस नंबर। अगर आप इंडियन या भारतीय मानक द्वारा आप निर्धारित किए गए हो और आपको एक लाइसेंस मिला है ये प्रोडक्ट बनाने का, तो ये लाइसेंस नंबर यहाँ पर CML नंबर होता है। तो ये CML नंबर एक तरह से जानकारी आपको कि ये जो है उत्पादन जो आप ले रहे हो, जो इनलाइन आप ले रहे हो, ये भारतीय मानक द्वारा या ISI द्वारा यहाँ इसको प्रमाणित किया गया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो कंपोनेंट आता है इनलाइन के बाद में, जो होता है ऑनलाइन ट्यूबिंग या पॉलीट्यूब जिसको हम कहते हैं। तो ये पॉलीट्यूब का जो स्टैंडर्ड नंबर है 12786, ये इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है, और इसको भी हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड में तैयार करते हैं या अलग अलग स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके लिए है 8779। हम लोग ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इसको बनाते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का नंबर है AS 2698। लेकिन चलिए आज तो हम बात करने वाले इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि आप तो भारत में रह रहे हो, तो भारत की मानक क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या है इसके बारे में। तो उसके हिसाब से इसमें भी काफ़ी सारी टेस्टिंग्स है
जो लगभग इनलाइन, क्योंकि इनलाइन भी एक नली है, पॉलीट्यूब भी एक नली है, तो नली की जो रिक्वायर्ड टेस्टिंग है वो लगभग एक समान ही है जो 13488 या इनलाइन के स्टैंडर्ड में थी। तो मटेरियल का भी वही लगभग स्टैंडर्ड टेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड है वही है। डायमेंशन हम इसमें देखते हैं कि डायमेंशन इसमें थोड़े से अलग है। हमने इनलाइन का जो स्टैंडर्ड था 13488 में, उसमें टेबल देखा था जिसमें 4 क्लास थे प्रेशर क्लास। क्लास 1 था 1 kg, क्लास 2 था 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लास 3 था 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और क्लास 4 था 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रेटिंग वाला। ये जो पॉलीट्यूब का स्टैंडर्ड है इसमें क्लास रेटिंग या प्रेशर रेटिंग अलग है दोस्तों। ये आप देखिए कि क्लास 1 होता है 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लास 2 इसमें 3 ही क्लास है, क्लास 1 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लास 2 होता है 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लास 3 होता है 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी थिकनेस भी अलग है। जैसे आप अगर 16 mm क्लास 2 लेंगे, अगर आप इनलाइन में 16 mm क्लास 2 लेंगे तो 0.7 to 0.9 इतनी जड़ाई आपकी ट्यूब की होगी। वही आप अगर पॉलीट्यूब लेते हो तो पॉलीट्यूब में 1.1 to 1.3 यानी थोड़ी सी मोटी है। ये इनलाइन के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है। क्यों मोटी बनाई गई है? क्योंकि इसमें आपको ड्रिपर ऊपर से होल करके उसके अंदर पंच करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा थिकनेस मिले प्रॉपर और उसको स्ट्रेंथ मिले। क्योंकि मटेरियल लगभग जो भी इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम अगर P25 ग्रेड का मटेरियल अगर कोई उत्पादक इस्तेमाल करता है तो थोड़ा सा सॉफ्टर रहेगा, तो उसमें शायद नहीं रहेगा इतना स्ट्रेंथ, तो इसलिए थिकनेस दिया गया है। हाँ, अगर आप मटेरियल ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हो तो ये थिकनेस कम कर सकते हो आप, जो हम जैन इरिगेशन कुछ ट्यूबिंग्स में करते भी है, तो जिसमें थिकनेस हम कम करके मटेरियल की क्वालिटी ज़्यादा बढ़ा के जिसके साथ ड्रिपर लगा भी सकते हो। इस तरह के भी हमारे पास ट्यूबिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद में हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वापस वही, लेकिन इसमें ज़्यादा हमको प्रेशर देना पड़ता है। मतलब कैसा है कि अगर आप 16 mm की अगर 2.5 kg यानी क्लास 2 की ट्यूबिंग ले रहे हो तो उसको 11 किलो का प्रेशर मैं दूंगा, 11 किलो से उसको प्रेशर उसमें बढ़ाऊंगा, यानी लगभग 2.5 kg इसका एक्सेप्टेबल प्रेशर रेंज है या मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है। उसको 4 गुना ज़्यादा प्रेशर से मैं उसको टेस्ट करूंगा, ताकि अगर फिर खेत में किसी भी तरह से कोई वॉल बंद कर दे या सारे वॉल मतलब आगे के बाकी वॉल बंद है, पंप सिर्फ ज़्यादा प्रेशर से प्रेशराइज कर रहा है ट्यूबिंग को, तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से या कोई वाटर हैमर कंडीशन आ रही है तो ऐसी किसी भी अवस्था का परिणाम ट्यूबिंग के ऊपर ना हो, जिसकी वजह से इसको 4 गुना प्रेशर लगभग दे के उसको टेस्ट किया जाता है। ये वॉल थिकनेस के हिसाब से ये प्रेशर रेटिंग्स अलग अलग है जो कैलकुलेट करके, ये जो मैंने टेबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये एवरेज वॉल थिकनेस को लेके ये जो प्रेशर रेटिंग निकाली गई है, तो ये उसके लिए है। तो 1 घंटे तक, जैसे अगर मैंने 16 mm की नली ली क्लास 2 की, जिसको 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर दूंगा और उसको 1 घंटे तक रखूंगा। 1 घंटे के बाद में हम चेक करेंगे कि इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया, डिफॉर्मेशन तो नहीं हुआ, बस्टिंग तो नहीं हुआ, फट तो नहीं गई नली, ये सब टेस्ट किया जाता है। और जैन इरिगेशन की तो कोई भी ट्यूब आप उठाइए, जैसे आप 16 mm की ये लेंगे तो ये 11 kg क्या, ये लगभग 20 kg तक ये इसको फटेंगे भी नहीं, ये हमारी गारंटी होती है, क्योंकि मटेरियल हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक रिवर्शन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हो सकता है कि तापमान की में आपकी नली बिल्कुल तप रही है जिसकी वजह से उसका प्रसरण हो जाए और वापस आकुंचन हो रहा है। तो ये आकुंचन प्रसरण इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा प्रसरण हो गई और ड्रिपर आपने यहाँ लगाया तो यहाँ पहुँच गया ड्रिपर, तो पेड़ को यहाँ पानी देना था तो आप यहाँ पर पानी दे रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से एक रिवर्शन टेस्ट लिया जाता है जिसमें वापस 200 mm एक 250 mm की नली लेते हैं, उसको 200 mm पे मार्किंग किया जाता है। और जैसे ये यहाँ पर 200 mm के यहाँ मार्क्स दिखते होंगे आपको, और ये फिर ओवन में रखा जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर में 1 घंटे के लिए, और उसके बाद में निकाल के वापस ठंडा होने के बाद में उसका ये डायमेंशन चेक किया जाता है कि गर्म होने के बाद में अगर ये प्रसरण हुआ था तो ठंडा होने के बाद वापस ये जगह पे आया या नहीं आया, या ये एकदम प्रसारित ही रह गया है और ये वापस डायमेंशन उसका रिगेन नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए ये होता है। और 3% से ज़्यादा उसमें वेरिएशन अलाउड नहीं है। तो मतलब क्या कि हम लोग इतना एश्योर करते हैं आपको कि प्रसरण अगर हुआ भी है और वापस आकुंचित हो रहा है तो 3% से ज़्यादा फर्क, उसमें 3% मतलब एक बहुत मामूली फर्क है जितना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हो सकता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज की वजह से थोड़ा बहुत एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में इतना अंतराल हो सकता है। उसके बाद में एक दूसरी टेस्ट है दोस्तों टेंसाइल। बहुत बार क्या होता है कि आपने नली ली और यूज कर रहे हो और अचानक खींची गई, जोर से खींची गई, तो मटेरियल की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि नली टूटनी नहीं चाहिए। नली खींची जा रही है लेकिन टूट नहीं रही है, कितना कि उसका लगभग
एक कोई स्पेसिफिक पैरामीटर है उतना वहां तक वो लंबाई में खींची जानी चाहिए, उसके बाद में टूट गई तो हो सकता है कि टूटेंगी वो तो। लेकिन जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड है जिसमें हम एक पीस लेते हैं ट्यूबिंग का और उसमें 30 mm पे मतलब पे मार्किंग किया जाता है और उसको फिर खिंचाया जाता है, उसको टेंसाइल जैसे आपने ये वीडियो में देखा कि उसको खींचते हैं, एक स्पेसिफिक लोड से खींचते हैं और उसका 500% मतलब 5 गुना यानी 150 mm तक उसने, जैसे 30 mm का डिस्टेंस था वो 150 mm तक जो खींचा जाना चाहिए तब तक उसने टूटना नहीं चाहिए। 500% का टेंशन उसने इलोंगेशन उसने होना चाहिए, इलोंगेट होना चाहिए 500 गुना, मतलब 30 mm का लगभग 150 mm तक का उसका होना चाहिए, उसने खींचा जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपको बताती है कि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, नली अच्छी तरह से खींची जा रही है, टूट नहीं रही है बीच में, तो ये मटेरियल की क्वालिटी डेजिग्नेट करती है ये टेंसाइल टेस्ट। उसके बाद में वापस EACR टेस्ट जो हमने पहले ही देखी है, ये 13488 स्टैंडर्ड में इनलाइन में वही टेस्ट है, इसमें भी वही उसी तरह से हम 48 घंटे के लिए टेस्ट करते हैं ताकि ये फोल्ड जो जहाँ पर है यहाँ पर कोई क्रैक वगैरह न दिखे। और ये जो इनलाइन का भी आप जब आपके पास इनलाइन आएंगे तो उसके साथ में भी एक लेबल रहेगा, वो लेबल भी आपको संभाल के रखना है। और ये जो ट्यूबिंग के ऊपर जो लिखी हुई जानकारी है ये शायद आपको यहाँ पर पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने नीचे लिखी है कि यहाँ पर हमने जैन इरिगेशन, फिर उसमें 16 mm की नली है, क्लास 2 की है, P25 ग्रेड का मटेरियल उसमें है मिनिमम, ISI उसको मार्किंग है, ये सारा हमने यहाँ पर लिखा है, कब बनाई गई है, प्रोडक्शन का उसका कब टाइम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। ये प्लेन पॉलिटिव है, इसमें कैटेगरी A B नहीं होती क्योंकि इसके साथ में ड्रिपर नहीं रहता, ये तो प्लेन ब्लाइंड ट्यूबिंग है एक तरह से। लेकिन जब ड्रिपर आप उसको लगाते हो तो ड्रिपर का एक अलग स्टैंडर्ड है जिसका नंबर है 13487, इंडियन स्टैंडर्ड IS नंबर है 13487। तो ऑनलाइन जो ड्रिपर आप लगाते हो तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया हो जाते हैं दोस्तों, अलग टेस्टिंग के क्राइटेरिया हो जाते हैं, अलग पैरामीटर हो जाते हैं उसके कार्यक्षमता चेक करने के। तो उसमें क्या है, तो मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, कोई भी आप स्टैंडर्ड ले लो, उसके बाद में उसने प्रेशर सहना चाहिए, उसके बाद में एमीटर जब आप लगाते हो तो वो निकलना नहीं चाहिए। तो ये सारी टेस्टिंग है जिसके बारे में अभी देखते हैं, एक जानकारी लेते हैं हम लोग। तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से अगर जो भी आपका एग्रीकल्चर में जो भी आप खाद दे रहे हो या उर्वरक जो दे रहे हैं या कोई केमिकल ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, एसिड छोड़ रहे हो, तो उसका असर ये जो ड्रिपर होता है या नली होती है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड का जो मटेरियल का क्राइटेरिया है उसमें हमेशा ये होता है कि एग्रीकल्चरल में जो यूज होने वाले केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स है इनका असर नली के ऊपर, ड्रिपर के ऊपर कहीं पर भी होना नहीं चाहिए, ये उसको प्रॉपर विस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद में ऑनलाइन ड्रिपर में ड्रिपर का फ्लोपाथ का अंतर चेक करते हैं हम लोग हमेशा। मतलब क्या है कि ड्रिपर का जो फ्लोपाथ होता है जो छोटा सा होता है जिसमें से पानी घूम के जाता है, अगर किसी कारण से ये फ्लोपाथ अगर कम हो गया और तो हो सकता है आपके चोकिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपकी ड्रिप सिस्टम या ड्रिपर जल्दी चोक हो जाए। तो इसीलिए ड्रिपर का जो फ्लोपाथ है 0.02 मिलीमीटर, बहुत ही स्ट्रिंजेंटली हम इसको चेक करते हैं। जो उसका जो सबसे छोटा फ्लोपाथ होता है क्रॉस सेक्शन, उसको चेक किया जाता है। और हमारे पास तो हाई ग्रेड के माइक्रोस्कोप्स है जिसमें आप कई गुना उसको बड़ा करके प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर डायमेंशंस है या नहीं है। तो ये फ्लोपाथ डायमेंशंस चेक किया जाता है। उसके बाद में ड्रिपर को बंद करके उसको प्रेशराइज किया जाता है, लगभग 2 गुना प्रेशर देके 5 मिनट तक रखते हैं, ताकि अगर किसी कारण से जैसे आपने ऑनलाइन ड्रिपर लगाया है और मिट्टी उसके अंदर घुस गई और पानी बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ड्रिपर की असेंबली पूरी बाहर निकल के आ गई और फिर पूरा पानी पानी हो रहा है, सब जगह पे पानी गिर रहा है। तो ये स्थिति ना आए, इसी वजह से ड्रिपर बंद करके हम उसको दुगना प्रेशर देके टेस्ट करते हैं ताकि असेंबली में से ड्रिपर बाहर ना निकले। तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट ऑनलाइन ड्रिपर के लिए। दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्टिंग है दोस्तों कि ड्रिपर आप जब ऑनलाइन ड्रिपर लगाते हो नली के ऊपर, तो ये जो ड्रिपर लगाया आपने तो इसके ऊपर एक वजन दिया जाता है ताकि कोई किसी भी कारण से अगर इसको मैं खींचता हूं तो ये खींच के बाहर ना निकलना है। तो इसी वजह से इसको एक वजन अटकाता है, 4 किलो का वजन इसको अटकाते हैं और उसको कंटिन्यूसली लोडेड रखते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि इसमें से कोई भी ड्रिपर बाहर खींच के ना निकल आए। तो आपकी ट्यूबिंग या आपका ड्रिपर का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि वो ट्यूबिंग में से स्लिप ना हो जब आप होल करते हो। और ये बात मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप ऑनलाइन ड्रिपर लगाते हो तो उसके लिए जो पंच दिया गया है कंपनी की तरफ से वही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे जगह पे हमने देखा है कि कोई भी गांव का जो फिटर होता है वो हाथ में खिला लेके आ जाता है, खिला लगाता है और खिले से उसको पंच करता है।
तो ऐसा तो होल छोटा बड़ा हो जाएगा या बहुत बड़ा होल हो जाएगा तो कभी भी ड्रिपर उसको लग नहीं सकेगा, लगेगा तो भी ड्रिपर साइड से लीक होने के चांसेस है। तो जो पंच डिजाइनेट किया है, जैसे कि अभी हमारे जो टर्बो की टाइप के ड्रिपर है उसको 2.9 मिलीमीटर का ही पंच चाहिए, तो 2.5 to 2.9 मिलीमीटर का पंच आपने इस्तेमाल करना चाहिए। तभी अगर आपने 3 मिलीमीटर का पंच लगाया, यानी आपने खिला ले लिया जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर का है या 3.5 मिलीमीटर का, आपने उसके होल कर दिया, ड्रिपर तो जाएगा अंदर, अटक भी जाएगा, लेकिन जब भी आप पानी चालू करोगे तो पानी ड्रिपर में से ना निकलते हुए बाजू से निकल गया, या ड्रिपर को किसी ने झटका दे दिया तो ड्रिपर बाहर खींच के आ गया। तो ऐसी स्थिति में पंच आपका अच्छा होना जरूरी है, ट्यूबिंग आपकी प्रॉपर होना जरूरी है, जैसे कि उसका प्रॉपर वॉल थिकनेस, मटेरियल क्वालिटी उसकी अच्छी होनी जरूरी है, और फिर ड्रिपर का डिजाइन उस तरह से होना चाहिए जो इसको ये लोड को सह सके। तो ये सब चेक करने के लिए ये एमीटर पुल आउट का टेस्ट है दोस्तों। उसके बाद में जैसे फ्लो रेट हमने इनलाइन में चेक किया था, वैसे ही ऑनलाइन ड्रिपर का भी 25 ड्रिपर लेते, उसको लगाते हैं और उसका फ्लो रेट चेक किया जाता है। ये फ्लो रेट यूनिफॉर्म है या नहीं है, वापस वही फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और वापस वही क्राइटेरिया है कि अगर 5% से 5% से अगर आपका फ्लो रेट कम वेरी हो रहा है तो आपका ड्रिपर कहा जाएगा कैटेगरी ए, और 5 से ऊपर और 10 के नीचे है तो ये हो गया कैटेगरी बी, बराबर। तो कैटेगरी जैन इरिगेशन के तो सारे ड्रिपर जैसे मैंने कहा कि कैटेगरी ए में ही आते हैं लगभग, तो ये कैटेगरी ए कैटेगरी बी डिसाइड करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग यूनिफॉर्म फ्लो रेट आपको मिल रहा है। तो ये ड्रिपर का डिजाइन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, तभी आपको कैटेगरी ए या 5% तो नहीं, हमारे तो ड्रिपर लगभग 2% से 3% में ही लगभग वेरिएशन उसमें आपको मिलेगा। अब 5% तो बहुत बड़ा हो गया, तो ये लगभग 2% का वेरिएशन मतलब कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं कहा जाएगा। अगर 4 एलपीएच का ड्रिपर ले रहे हो तो 3.92 से लेके 4.08 तक का वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा उसमें हो रहा है, तो माइनर वेरिएशन इधर उधर होने का, तो ये कितना है ये टेस्ट करने के लिए, और उसके हिसाब से ये जो सीवी है वो डिक्लेयर करता है मैन्युफैक्चरर, इसके लिए ये टेस्टिंग होती है, फ्लो रेट प्रवाह दर यूनिफॉर्म मिल रहा है कि नहीं, ताकि आप लोग जब ड्रिप इरिगेशन लगाते हो तो आपको एक एश्योरेंस मिले कि सब ड्रिपर में से कोई भी गिवन प्रेशर को एक जैसा ही पानी सब ड्रिपर में से मिलने वाला है। उसके बाद में जैसा हमने पहले इनलाइन में देखा, वैसे ही अगर एक प्रेशर पे सब एक जैसा ही पानी मिल रहा है, लेकिन प्रेशर अगर बदल रहा है तो ड्रिपर का डिस्चार्ज किस तरह से कम ज्यादा हो रहा है, ये जानने के लिए भी उसका इनलेट प्रेशर के साथ में उसको टेस्ट किया जाता है। अलग अलग प्रेशर दिए जाते हैं और ड्रिपर को टेस्ट करके इस तरह के उसके चार्ट बना के डिक्लेयर किए जाते हैं। तीसरा जैसे इनलाइन में ही था एमीटर एक्सपोनेंट, वही एमीटर एक्सपोनेंट यहाँ पर भी है। तो एमीटर एक्सपोनेंट में यहाँ और थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जैसे प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर आप ले रहे हो, तो प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर का मतलब क्या है कि प्रेशर में कितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए आपको एक समान पानी मिलना चाहिए। तो एक समान पानी का कैसे आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे ये चार्ट है प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर का, तो लगभग 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से एक जैसा ही पानी लगभग 3 kg तक आपको मिल रहा है। ये एससीपीसी ड्रिपर का चार्ट है, तो ये एक समान रूप से पानी आपको मिल रहा है। तो ये आपको एश्योरेंस देता है कि मैंने जब मेरा प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या 1 से 1.5 हो जाएगा तो भी मेरा फ्लो रेट उतना ही मिलेगा, 1.5 से 2 हो जाएगा तो भी मेरा फ्लो रेट उतना ही रहेगा। तो ये आपको एश्योरेंस है कि मेरा, और इवन थोड़ा सा कम भी हो गया 0.8 तक भी पहुंच गया या 0.7 तक भी पहुंच गया तो भी मुझे लगभग उतना ही फ्लो रेट मिलेगा। वही अगर नॉन पीसी का आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये 4 एलपीएच का ड्रिपर है, 1 kg से लगभग एक समान पानी दे रहा है। वही अगर 4 एलपीएच का ये ड्रिपर ले ले तो 1 kg को अलग है, 1.5 kg को थोड़ा बढ़ गया, 2 kg को बढ़ गया, तो बढ़ते जा रहा है पानी, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो पानी बढ़ रहा है नॉन पीसी में। तो इसका एक्सपोनेंट अलग होगा, इसका एक्सपोनेंट होगा 0.5 के आसपास, इसका एक्सपोनेंट होगा लगभग ये हिसाब से 0.05 या 0.06 के आसपास होगा। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपका एक्सपोनेंट 0.2 या उससे नीचे है तो आपका ड्रिपर कहलाया जाएगा प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर, और वही आपका ड्रिपर का एक्सपोनेंट अगर 0.2 से 0.5 के बीच में है तो आपका ड्रिपर कहलाया जाएगा फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो ड्रिपर। और 0.5 के ऊपर फिर अलग अलग टाइप के फ्लो रेट्स है, फ्लो टाइप्स है, जैसे लैमिनार होगा या कैपिलरी फ्लो हो गया। तो लगभग ये टाइप में तो जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर है ये टाइप में तो ड्रिपर लगभग बनाते ही नहीं है। कोई लोकल मैन्युफैक्चरर होगा या जो माइक्रोट्यूब आप इस्तेमाल करते हो, तो माइक्रोट्यूब में ये कैपिलरी फ्लो होता है, तो माइक्रोट्यूब आप अगर इस्तेमाल करते होंगे तो माइक्रोट्यूब का मतलब क्या है कि, और कैपिलरी फ्लो का मतलब क्या है कि जैसा ही प्रेशर चेंज हो गया वैसे ही फ्लो रेट चेंज हो गया। तो जितना प्रेशर चेंज उतना फ्लो रेट चेंज। तो फ्लो प्रेशर आपका 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो फ्लो रेट आपका 4 एलपीएच से 8 एलपीएच तक पहुंच जाएगा।
तो इसीलिए माइक्रो ट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ताकि उससे आपको फ्लो का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है पूरे खेत में। पानी की बचत जो हम ड्रिप इरिगेशन से करना चाहते हैं वो उसमें उसके द्वारा होती नहीं है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा एक प्रोडक्ट जो इमिटिंग डिवाइसेस में ही आता है, जो है माइक्रो स्प्रिंकलर्स। तो माइक्रो स्प्रिंकलर्स के लिए या स्प्रेयर्स के लिए, जेट्स के लिए अलग स्टैंडर्ड है इंडियन स्टैंडर्ड का, जिसका नंबर है 14605। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसमें भी काफ़ी सारे टेस्ट है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टेस्ट लगभग ऐसी होती है कि ये जो उसका थ्रेडेड कनेक्शन टाइट होना चाहिए, पानी इसमें से यहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए, ये थ्रेडेड कनेक्शन होते हैं। फिर ये इसको 1500 घंटों तक हम चलाते हैं कंटिन्यूसली, तो 1500 घंटे इसने प्रॉपरली चलना चाहिए। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टेस्ट इसमें होती है दोस्तों कि इसमें से जो पानी निकल रहा है, ये पानी समान रूप से जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैन्युफैक्चरर उत्पादक ने एक डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पानी का इस तरह से होगा कि ये जो माइक्रो स्प्रिंकलर है उसके नज़दीक में ये थोड़ा ज़्यादा पानी है और जैसे जैसे दूर जाएगा तो ये कम जाएगा। तो जब भारतीय मानक द्वारा इसको टेस्टिंग किया जाएगा तो ये वेरिएशन एक्चुअली 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल और ये यूनिफॉर्मिटी। तो पानी एक जगह पे तो एक समान जा रहा होगा, लेकिन सब जगह पे एक जैसा ही पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखने के लिए ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल भी टेस्ट करके डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें भी 15% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये आपको एश्योरेंस देता है कि जब आप माइक्रो स्प्रिंकलर इस्तेमाल करते हो, अंडर ट्री एप्लीकेशन के लिए होगा या सब्जी के लिए होगा, वेजिटेबल्स के लिए होगा, तो आपको यूनिफॉर्मली सब जगह पे पानी मिलना चाहिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इससे आप ये निकाल सकते हो कि मेरा दूसरा स्प्रिंकलर कहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये पानी यहाँ पर ज़्यादा गिर रहा है और यहाँ पर कम गिर रहा है, तो मेरा दूसरा स्प्रिंकलर अगर मैं यहाँ खड़ा करूँ तो उसका यहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर कम होता जाएगा, तो दोनों का एडिशन करके एक समान पानी सब जगह पे मिल सकता है। तो ये आपको ये बताता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, आपने कितने अंतराल पे माइक्रो स्प्रिंकलर लगाने चाहिए, इसका हिसाब लगा के इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं है, एक जैसा पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है सब स्प्रिंकलर्स में से, ये भी देखना जरूरी है। तो उसके लिए ये टेस्टिंग सेटअप इस तरह से होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर का ऊंचाई पे ये लगाते हैं नोजल, और उसमें ये सारा जो कलेक्टर्स है उसमें पानी जमा करके ये पानी गिना जाता है। तो ये 14605। उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो स्टैंडर्ड है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो है फिल्टर्स। तो बहुत सारे प्रकार के फिल्टर्स हम ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें है स्क्रीन फिल्टर है, डिश फिल्टर है, सैंड फिल्टर है, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है। तो ये अलग अलग फिल्टर्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। स्क्रीन और डिश फिल्टर जिसे स्ट्रेनर फिल्टर कहा जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड जो है उसका नंबर है 12785। उसके बाद में जो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है जिसका जो नंबर है यहाँ पर 14743, और उसके बाद में सैंड फिल्टर जो है उसका नंबर है 14606। ये तीनों स्टैंडर्ड है, अलग अलग स्टैंडर्ड है। ये फिल्टर सिस्टम के लिए बनाया गया स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अलावा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नंबर है 9912, जिसमें अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये पार्ट 2 जो होता है ये स्क्रीन फिल्टर्स के लिए होता है। तो जब आप स्क्रीन फिल्टर इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो उसको क्या क्या एब्यूजिव कंडीशन सहनी पड़ती होंगी, मतलब क्या क्या उसको, तो एक तो है कि उसकी जो उसके जैसे स्क्रीन फिल्टर है मतलब जाली है उसके साथ में, तो उसमें रेजिस्टेंस टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो सकता है कि किसी ने वॉल बंद कर दिए या पंप का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रेशर फिल्टर ने ये प्रेशर सहना चाहिए, तो कितना सह सकता है ये देखना। उसके बाद में फिर अंदर जो जाली है ये जाली अगर चोक हो गई तो जब पानी बाहर नहीं जा रहा, प्रेशर अंदर बढ़ रहा है, तो जाली कटनी फुटनी टूटनी नहीं चाहिए, इसके लिए टेस्ट है। उसके बाद में जाली को बाईपास करके कोई पानी बाहर तो नहीं निकल रहा है, ये चेक करने के लिए टेस्ट है। तो ये बहुत सारी टेस्ट है। उसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप, ये डिजाइन करते वक्त आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि क्लीन प्रेशर ड्रॉप क्या होता है, कितना होगा, ये टेस्ट होती है। तो ये अलग अलग टेस्ट क्या होती है एक बार देख लेते हैं कि जैसे कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो फिल्टर जो स्क्रीन फिल्टर आप ले रहे हो उसको जो भी प्रेशर हम डिक्लेयर किया जाता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर पे उसको टेस्ट किया जाता है। जैसे कि यूजुअली हमारे जैन इरिगेशन की फिल्टर है, अगर मेटल फिल्टर ले रहे हो तो 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का उसका प्रेशर हम डिक्लेयर करते हैं। अगर आप प्लास्टिक के फिल्टर ले रहे हो तो 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो रेगुलर फिल्टर है 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रेटिंग की फिल्टर्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लास्टिक के फिल्टर को हम लोग टेस्ट करेंगे 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 गुना ज़्यादा।
उसको 1.5 गुना 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में लगा के उसको 1 घंटा उसको रखेंगे हम कुछ देर के लिए, और उसके बाद में हम उसको निकालेंगे। तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन, कटना फुटना ये नहीं आना चाहिए। और उसके बाद में यही टेस्ट हम हायर टेम्परेचर पे भी करते हैं, मतलब टेम्परेचर 60 डिग्री, क्योंकि हो सकता है बाहर का वातावरण गर्म हो या पानी का तापमान बढ़ा हो, तो ऐसी स्थिति में भी फिल्टर के ऊपर, जाली के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये देखने के लिए हम उसका तापमान बढ़ा के भी टेस्ट करते हैं, ताकि ये जो आपकी फील्ड कंडीशन है, फील्ड सिचुएशन को ये विस्टैंड कर सके। क्योंकि कहीं पर बहुत ठंडा होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भारतवर्ष में अलग अलग तापमान होते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग तापमान होते हैं। तो ये अलग अलग वातावरण की जो कंडीशंस है, इसको सहने की क्षमता ये फिल्टर्स में हो, इसी वजह से ये टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद में फिर दोस्तों एक ऐसा होता है कि मान लो कि आप सिस्टम चला रहे हो, फिल्टर चला रहे हो, और फिर कूड़ा कचरा, जो भी कचरा है वो फिल्टर की जाली के ऊपर आके बैठ रहा है, और धीरे धीरे ये जाली पूरी चोक हो जा रही है। अब जब जाली पूरी तरह से चोक हो गई और आपने उसको साफ नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया कि पानी आगे जाने की जगह नहीं है। इधर से तो पंप प्रेशर कर रहा है, तो पंप का प्रेशर पूरा फिल्टर के ऊपर आ रहा है, जाली बंद है, जाली के ऊपर पूरा प्रेशर आ रहा है। तो ये सिचुएशन में जाली को चारों तरफ से जब प्रेशर दबा रहा है और पानी को आगे जाने की जगह नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में जाली या जो उसका एलिमेंट है ये टूटना नहीं चाहिए, उसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, आपकी जाली फटनी नहीं चाहिए। ये टेस्ट करने के लिए ये जो टेस्ट हमने बताया है कि रेजिस्टेंस ऑफ फिल्टर फॉर फिल्टर एलिमेंट फॉर बकलिंग एंड टेयरिंग। बकलिंग मतलब क्या, उसका टेढ़ा हो जाना, टेयरिंग मतलब टूट जाना, ये नहीं होना चाहिए। तो हम पूरे एलिमेंट को एक प्लास्टिक की फिल्म लगाते हैं, ताकि चोकिंग जैसी कंडीशन हम उसमें क्रिएट करते हैं, कि जैसे कि फिल्टर चोक हो गया, आपकी जाली चोक हो गई, और उसको लगा के हम प्रेशराइज करते हैं और उसको फिर रखते हैं और उसको देखते हैं कि ये जाली कहीं बकल तो नहीं होगी, क्योंकि जाली दबा के अंदर बिठाई जाती है, तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रेशर आ गया तो टेढ़ी हो जाए या टूट गई एलिमेंट। तो ये सब देखा जाता है, ये एश्योर करने के लिए, ताकि आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने फिल्टर साफ नहीं किया, फिर भी अंदर का फिल्टर का एलिमेंट प्रॉपर रहना चाहिए, उसने टूटना फूटना नहीं चाहिए। उसके बाद में दूसरा टेस्ट होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग जाली निकाल देते हैं, एक प्लेन एलिमेंट जिसमें कोई पानी जाने की जगह नहीं है, पूरा ब्लॉक है, एक ही प्लेन एलिमेंट इसमें डालते हैं। ये देखने के लिए कि आपने तो फिल्टर लगाया ताकि पानी जो है वो फिल्टर की जाली में से छंद के अंदर जाए और आगे जाए, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन है कि पानी फिल्टर में से तो जा रहा है लेकिन कुछ आजू बाजू में से भी जा रहा है, जैसे बाजू में लगाया आपने ओरिंग लगाया तो ओरिंग में से पानी निकल जा रहा है, या कुछ साइड में से पानी अंदर घुस रहा है, तो ये तो खराब पानी जा रहा है, छन के नहीं जा रहा है। तो ये ऐसा ना हो, इसी वजह से एक ब्लाइंड एलिमेंट लेते हैं जिसके ऊपर कोई भी जाली वगैरह कुछ नहीं है, ये लगाते हैं, ताकि इसमें से पानी आगे जाएगा नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि उसमें तो कोई सचिद्रता नहीं है। तो और बाद में टेस्ट किया जाता है कि आगे पानी आ रहा है क्या। अगर आगे पानी आ रहा होगा तो इसका मतलब पानी तो कहीं से बाईपास होकर निकला, क्योंकि जाली तो थी नहीं इस एलिमेंट के ऊपर, तो पानी बाईपास होकर निकला है। तो ये पानी बाईपास होकर निकलना नहीं चाहिए, इसकी वजह से ये टाइटनेस ऑफ फिल्टर एलिमेंट का टेस्ट है 12785 के हिसाब से। उसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है दोस्तों, क्लीन प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि एक नेचुरल ड्रॉप प्रेशर का ड्रॉप हमेशा फिल्टर में होता है, क्योंकि उसके अंदर जाली है, जाली में से पानी जाएगा, तो पानी की जो ताकत है या प्रेशर है इसमें थोड़ी सी कमी तो आने ही वाली है, प्रेशर थोड़ा सा लॉस होने ही वाला है। तो ये नेचुरल प्रेशर ड्रॉप कितना है ये टेस्ट करके मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर करता है कि भाई ये मेरे फिल्टर के अक्रॉस इतना इतना प्रेशर ड्रॉप आपको मिल सकता है, ताकि इसका इस्तेमाल जो डिज़ाइनर होता है, जो डिज़ाइन करने वाला आदमी है, आपका इंजीनियर है, ये करे। इसने ये देखना चाहिए कि मैं जो फिल्टर वो जो फिल्टर आपको सजेस्ट कर रहा है आपकी पानी के क्वालिटी के हिसाब से, वो फिल्टर में ड्रॉप कितना होने वाला है, और उसने वो ड्रॉप अपने डिज़ाइन में पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। क्योंकि ये ड्रॉप अगर जब पकड़ेगा तो वो पंपिंग के कैलकुलेशन में आएगा, आपकी पंप की कैपेसिटी कितनी है वो डिसाइड कर सकता है, उसके हिसाब से वो कितना प्रेशर टोटल लगने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्लीन प्रेशर ड्रॉप का टेस्ट है, जिसमें हम लोग अलग अलग फ्लो रेट उसमें से पास करते हैं और अलग अलग ड्रॉप उसका मेजर करते हैं, और ये डिक्लेयर किया जाता है। आप हमारे जैन इरिगेशन की वेबसाइट पे जाके देखिए, कैटलॉग्स में देखिए, आपको ये कितना प्रेशर ड्रॉप होगा, कितने फ्लो रेट को, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद में दोस्तों मीडिया फिल्टर या सैंड फिल्टर जिसे कहा जाता है, उसमें भी लगभग इसी तरह की टेस्ट है, इसलिए मैं वो सारी टेस्ट वापस दोहराना नहीं चाहता, आपको बार बार वही टेस्ट मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन जो कुछ अलग है वो टेस्ट में यही सिर्फ मैं यहाँ पर बताना चाहता। तो वो टेस्ट में भी
जो मीडिया फिल्टर में जो स्क्रीन फिल्टर की टेस्ट थी, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, वैसी की वैसी इसमें भी है। हाई टेम्परेचर की टेस्ट है, ज़्यादा तापमान सहने की क्षमता उसमें है या नहीं है। क्लीन प्रेशर ड्रॉप की टेस्ट है और बाकी भी सारी टेस्ट है। ये सारी की सारी टेस्ट में जो भारतीय मानक में बताई गई है, इंडियन स्टैंडर्ड में बताई गई है, ये मैं यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, ताकि अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, मैं शायद एक दिन भर पूरा बोलता रहूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि आपको समझना जरूरी है, उतनी टेस्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो ये ऐसा ही इसमें क्राइटेरिया है दोस्तों। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया है। कंटेमिनेशन लेवल, कंटेमिनेशन की लेवल, लाइट, मीडियम, हेवी। तो आपको जब हम फिल्टर देते हैं या आप लोग जो फिल्टर लगाते हो, तो हमें तो पता नहीं होता है कि जब आपकी पानी की क्वालिटी कैसी है। तो हो सकता है कि आपके पानी में, क्योंकि फिल्टर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पानी में कुछ ना कुछ कचरा है। तो हो सकता है ये, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपका TSS बिल्कुल 0 हो, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो सकता है कि आपका TSS 100 हो, 100 हो, थोड़ा सा डर्टी, खराब, मैला पानी है। तो ये पानी की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, हर एक के खेत में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग हो जाती है। बारिश के दिनों में पानी मैला हो जाता है, टर्बिड हो जाता है, और वही बाकी दिनों में शायद अच्छा पानी भी मिले। तो पानी के क्वालिटी के हिसाब से आपका फ्लो रेट जो है उसको डीरेटिंग करना जरूरी है, ताकि जैसे कि अगर मेरा नॉर्मल फ्लो रेट में एक 3 इंच का फिल्टर ले रहा हूँ, मीडिया फिल्टर 50 मीटर क्यूब पर आवर है, जो नॉर्मल पानी के क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरी पानी की क्वालिटी खराब हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वो फिल्टर बहुत जल्दी चोक हो जाएगा, और मैं अगर ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे फ्लो उसमें से कम जाना, 50 की जगह मैं 40 या 30 ऐसा ही फ्लो रेट अगर जाने दूँ तो शायद वो जल्दी चोक नहीं होगा। तो ये देखने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये टेबल दिया गया है कि जिसमें अगर आपका फ्लो रेट डीरेट कैसा करना चाहिए, मतलब अगर पानी में बहुत ज़्यादा कचरा है आपके और टोटल TSS जो है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये अगर 100 से ज़्यादा जा रहे हैं आपके, तो लगभग 50% का फ्लो रेट आपने, मतलब 50 मीटर क्यूब का अगर फिल्टर आपका फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट है, तो आप 50 के 2 लगा लीजिए। 50 मीटर क्यूब के 2 फिल्टर, चाहे आपको जरूरत फ्लो रेट के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपके पानी के क्वालिटी के हिसाब से उसकी जरूरत है। ये आपको बताने के लिए, ये गाइड करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने ये टेबल दिया है, जिसका आप इस्तेमाल करके आप लोग फिल्टर का फ्लो रेट चूज कर सकते हो, और कितने फिल्टर मुझे इस्तेमाल करने चाहिए ये आप देख सकते हो। ये सारी बातें मैंने फिल्टरेशन का जो वेबिनार लिया था दोस्तों, फिल्टर के चयन कैसे करें, उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक इसके बारे में हमने चर्चा की है। अगर आप लोगों ने वो वेबिनार नहीं देखा होगा तो मेरी आपसे विनती है कि आप जरूर वो वेबिनार देखिए, ताकि आपको फिल्टर कौन से फिल्टर के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्शन के, TSS के हिसाब से मैं फिल्टर का चयन कैसे करूं, ये सारी टेक्निकल जानकारी, तांत्रिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये था इंडियन स्टैंडर्ड 14606, जिसके, और इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हम लोग टेस्ट करते हैं। काफ़ी स्ट्रिंजेंट, काफ़ी कठिन स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनल, उसको हमको 2000 घंटे तक टेस्ट करना पड़ता है फिल्टर को। तो ये है 9912 पार्ट 4 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ISO जिसे कहा जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों के ही हिसाब से जैन इरिगेशन टेस्ट करता है अपने उत्पादनों को, ताकि आपको जो उत्पादन मिले वो कोई भी इंटरनेशनल क्वालिटी का उत्पादन आप तक पहुंचे। फिर और फिल्टरेशन में आता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। तो हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का जो स्टैंडर्ड है 14743, जो जिसमें वापस वही टाइप के क्राइटेरियाज है, क्लीन प्रेशर ड्रॉप है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो इसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता, ज़्यादा बार बार वही टेस्ट नहीं बताना चाहता, लेकिन इसे भी उसी तरह के स्टैंडर्ड से पास होना पड़ता है। वही क्वालिटी पैरामीटर, जो भी परीक्षण के पैरामीटर्स है, उसको वही पास करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों, फर्टिलाइजर देने के लिए जो वेंचुरी आप इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड है जिसका नंबर है 14483। ये वेंचुरी में अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं, मतलब कि वेंचुरी का बेसिक रिक्वायरमेंट कैसा है कि वेंचुरी जब आप लगाते हो तो सक्शन कितना करेगा, और कितने मोटिव फ्लो, कितने फ्लो को कितना, या कितने प्रेशर डिफरेंस को कितना सक्शन उसका है। तो उसमें जो टेस्ट है, उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट तो है, मतलब वो वेंचुरी अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो कितना प्रेशर सह सकती है, ये देखने के लिए लगभग 1.6 टाइम्स का उसको, मतलब 60% ज़्यादा प्रेशराइज करके उसको देखा जाता है कि ये 60% प्रेशर ज़्यादा है। तो ये टेस्टिंग है वेंचुरी के लिए। उसके बाद में वेंचुरी जब चलाते हो आप, तो दोस्तों ये देखना जरूरी है, 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है वेंचुरी में। ये जो पानी वेंचुरी में से जा रहा है, इसको कहा जाता है मोटिव फ्लो, और जो पानी नली में से ऊपर खींचा जा रहा है उसको कहते हैं सक्शन। तो मोटिव फ्लो और दो वेंचुरी के इनलेट और आउटलेट के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है, कि जैसे आप वाल्व बंद करते हो तो यहाँ का प्रेशर बढ़ता है, यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये कितना है, मोटिव फ्लो कितना है,
उसके ऊपर आधारित है कि आपकी वेंचुरी क्या सक्शन और वेंचुरी की साइज कौन सी है। तो वेंचुरी की साइज उसकी इनलेट आउटलेट की साइज नहीं होती, तो उसके अंदर जो कोन होता है, ये कोन की साइज कितनी है, इसके ऊपर आधारित होता है वेंचुरी कितना सक्शन करेगी। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज है इसमें, और हम अलग अलग क्राइटेरियाज के हिसाब से इसको टेस्ट करते हैं। सक्शन रेट डिक्लेरेशन होता है, मोटिव फ्लो डिक्लेयर होता है। आपको जब भी वेंचुरी का चयन करना होगा तो आप इसके हिसाब से वेंचुरी चयन कर सकते हैं। वेंचुरी के बारे में जब मैंने बात की थी, जो मेरा 1-2 वेबिनार थे जो ड्रिप इरिगेशन के मेंटेनेंस में, तब भी मैंने बोला था कि वेंचुरी का चयन किस तरह से करना चाहिए। दूसरा, जब ड्रिप इरिगेशन आप कैसे चूज कर सकते हो, उसमें भी मैंने विस्तार पूर्वक बात की थी कि वेंचुरी का चयन आप आपके फसल के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार किस तरह से, कौन से खाद देना है इसके अनुसार किस तरह से कर सकते हो। तो जरूर वो भी वेबिनार देखना ना भूलिए दोस्तों। उसके बाद में पाइप रह गया। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो भी कंपोनेंट है उसके सारी बात कर ली हमने। इनलाइन की बात की, पॉलीट्यूब की बात की, ड्रिपर देखे, फिल्टर्स देखे, वेंचुरी देखे। अब ये बचे है पाइप। तो पाइप का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों, पीवीसी पाइप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं पीवीसी पाइप की बात करूंगा, जिसका नंबर है 4985। तो ये जो पीवीसी पाइप है इसमें अलग अलग टेस्टिंग्स है, जिसमें ओपेसिटी टेस्ट है कि मतलब क्या कि जैसे हमने कहा था कि लाइट अंदर नहीं जाना चाहिए, प्रकाश अंदर नहीं जाना चाहिए, तो ओपेसिटी 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि अंदर कोई जीवन पनपे ना, अंदर कोई शैवाल काई ना बढ़े। इसकी वजह से ये ओपेसिटी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में रिवर्शन टेस्ट है, ताकि आपका जो तापमान में जब आकुंचन प्रसरण हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, क्योंकि पाइप इनलाइन जैसा नहीं है, ये खुला नहीं है, पाइप एक दूसरे के साथ में जोड़े गए। तो अगर पाइप आकुंचित हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या गया कि उसके जॉइंट के ऊपर तनाव आ रहा है। तो दो पाइप जब प्रसारित हो रहे तो वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं जहां पर आपने उनको जोड़ा है। तो यहाँ पर ये रिवर्शन टेस्ट के द्वारा हम लोग ये चेक करते हैं कि पाइप का आकुंचन प्रसरण कितना हो रहा है और वापस अपनी जगह पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक टेम्परेचर को देने के बाद में। तो ये लगभग 150 डिग्री का टेम्परेचर, 150 डिग्री तक उसको हीटअप करके उसके बाद में हम उसको ऊपर 2 लाइन मार्क करते हैं और देखते हैं कि ये वापस ठंडा होने के बाद वही जगह पे आया या नहीं आया। तो मैक्सिमम अलाउड वेरिएशन कितना है कि 5%। उसके बाद में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये पाइप के लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। यूजुअली हमने देखा कि भाई दुगना प्रेशर लगाया जाता है या 60% या 80% ज़्यादा प्रेशर से हम टेस्ट करते हैं। पाइप में लगभग 4 गुना ज़्यादा 4.19 टाइम PN यहाँ पर लिखा है। तो 4 गुना पाइप, अगर आप 4 kg का पाइप ले रहे हैं, 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रेटिंग का अगर पाइप ले रहे हैं, तो उसे जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको 16 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ऊपर, यानी 4.19 से मल्टीप्लाई करके 4 को जितना आएगा उतने प्रेशर को लगा के रखते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि आपको जो पाइप मिले उसमें प्रेशर या सडन जो प्रेशर चेंज होने के चांसेस है वो सहने की कैपेसिटी हो। क्योंकि पाइप इनलाइन या पॉलीट्यूब जैसा नहीं होता, तो पाइप में वाटर हैमर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे आप ऊपर तक पाइपलाइन ले जा रहे हो और सडनली पंप आपका बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो ये सारा पानी धड़ाम से नीचे आने की कोशिश करेगा, जिसे वाटर हैमर कहते हैं। पानी का हथौड़े जैसा उसका ये होता है, ये मतलब एक बिल्कुल सडन इम्पैक्ट करता है पाइप के ऊपर। तो ये इम्पैक्ट पाइप ने सहना चाहिए, इसीलिए उसको लगभग 4 गुना ज़्यादा प्रेशर से टेस्ट किया जाता है, ताकि ये आपकी ज़रूरत समझ के उसी हिसाब से ये टेस्टिंग सब तैयार की गई है दोस्तों। इसमें कोई अलग टेस्टिंग नहीं है कि जो आपकी ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी डाली गई है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होती है दोस्तों, जो होती है इम्पैक्ट टेस्ट। लेकिन उसके पहले मैं पाइप के जो तकनीकी जानकारी है, डायमेंशंस वगैरह की, वो भी बताना चाहूँगा। पाइप इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग क्लासेस होते हैं। जैसे इसमें 6 क्लासेस है, तो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का पाइप मिल सकता है आपको, 4 kg पर सेंटीमीटर, उसके बाद में 6, 8, 10 और 12.5, ये प्रेशर रेटिंग में आपको पाइप मिल सकते हैं। और पाइप आप जब इस्तेमाल कर रहे हो तो ये एक चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाइप ये जो डिक्लेरेशन होता है दोस्तों, ये तो लगभग 27 डिग्री टेम्परेचर को होता है, मतलब एक एम्बिएंट टेम्परेचर जो ये वातावरण होता है तापमान, उसके लिए। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली पाइप अगर ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान में ही इस्तेमाल करना है, तो फिर ये 4 kg का पाइप शायद आप ले रहे होगे, तो 4 kg का 4 kg नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रेशर रेटिंग डाउन हो जाता है, क्योंकि तापमान की वजह से आपको प्रेशर रेटिंग डाउन करना पड़ता है। तो अगर मेरा 27 से अगर सपोज 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा लगभग 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 3.6 हो गया। 4 kg का पाइप मेरा अभी प्रेशर रेटिंग उसका 3.6 हो गया। वही अगर 40 डिग्री का तापमान हो गया तो ये लगभग
6 हो गया तो 2.4 हो गया। इसका मतलब 2.4 4 kg का अगर पाइप मैं लेना चाहता हूँ और मेरा अगर तापमान कंटिन्यूसली 40 डिग्री का है तो मैं उसको प्रेशर रेटिंग 4 kg नहीं समझूंगा, उसका प्रेशर रेटिंग मैं 2.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पकड़ूंगा। ये इसलिए क्योंकि तापमान सहने की उसकी क्षमता के हिसाब से उसको डाला गया है। ये ऑकेजनल राइज इन टेम्परेचर के लिए नहीं होता है। ऑकेजनल का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए सडन बढ़ गया, दिन में बढ़ गया, वापस ठंडा हो गया, तो उसकी वजह से उसके ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी स्थिति में आप इस्तेमाल करना चाहते हो कि जहाँ पर तापमान कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा है और उसको कंटिन्यूसली ज़्यादा तापमान सहना पड़ने वाला है, तब आपको ये प्रेशर रेटिंग चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये दिया गया है। उसके बाद में डायमेंशन के चार्ट जैसे कि बाकी इनलाइन और ऑनलाइन में देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी है। ये मैंने पूरा चार्ट नहीं दिखाया, थोड़ा सा पोर्शन है ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह से दिख सके। तो इसमें क्लास 2, क्लास 3 जैसे 4 kg का अगर आप पाइप क्लास 2 का लेना चाहते हैं तो उसके वॉल थिकनेस कितनी होनी चाहिए। जैसे 75 mm का मैं पाइप लेना चाहता हूँ 2.5 kg का, तो मुझे 2.2 एवरेज वॉल थिकनेस 1.8 to 2.8 ये इसका मुझे वॉल थिकनेस मिलना चाहिए। ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया गया ये चार्ट है। तो आप जब पाइप लेते हो तो ये वॉल थिकनेस हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूसली हर पाइप का डायमेंशन मेजर किया जाता है, लॉक किया जाता है, ताकि आप लोगों को एक जैसा ही एक ही डायमेंशन का पाइप कंटिन्यूसली मिले। उसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। देखिए दोस्तों, पीवीसी पाइप हमेशा वीक होता है। सबसे वीक कब होता है कि जब वो उसका तापमान 0 डिग्री पे होता है, तब पीवीसी कहा जाता है कि ये वीकेस्ट है। ऐसे वीक पॉइंट पे 0 डिग्री पे उसको लगा के, मतलब पाइप को पूरा ठंडा करके उसका तापमान 0 पे लाते हैं, ताकि वो बिल्कुल अभी वीक है, इसके वीकेस्ट स्टेज पे है, और उसके बाद में उसको इम्पैक्ट किया जाता है ताकि हम ये देख सके कि जब आप पाइप इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर कुछ पत्थर गिर जाए या कुछ इम्पैक्ट हो जाए ऊपर से कुछ गिर के, तब पाइप उसको सह सके। तो इस तरह से ये 0 डिग्री में हमने पाइप लिया, पाइप का एक टुकड़ा, उसके ऊपर मार्किंग किया। ये चारों तरफ से टेस्टिंग किया जाता है, केवल एक जगह पे एक ही पॉइंट पे इम्पैक्ट नहीं करते, पाइप को चारों तरफ से टेस्ट करते हैं। तो उसके ऊपर मार्किंग करके ये देखिए ऊपर से स्पेसिफिक हाइट से एक वजन हम छोड़ते हैं और उसको पूरी तरह से इसको दबाते हैं, पाइप को इम्पैक्ट करते हैं। आप देखेंगे कितना दबता है पाइप और वापस आ जाता है। तो जो क्वालिटी का पाइप जब होता है, ये इसमें ब्रेकेज, टीयरिंग, क्रैकिंग इस तरह नहीं होगा। ये इम्पैक्ट आराम से सह सकेगा। ये थोड़ा सा दबेगा, वापस अपना रीगेन हो जाएगा वापस भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं इसको। ये आपको ये एश्योर करने के लिए कि कोई भी इम्पैक्ट हो जाए, अगर पत्थर वत्थर गिर जाए, क्योंकि बहुत बार ट्रेंच में होता है पाइप, तो ऊपर से कुछ पत्थर गिर गया, तो ये पत्थर का जो इम्पैक्ट है, ये फटका है, ये सहने की कैपेसिटी वो पाइप में आ जाए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पाइप के नीचे कोई पत्थर है तो वो ऐसा का वैसा रहेगा, नहीं। क्योंकि पाइपलाइन जब आप चलाते हो तो पाइपलाइन वाइब्रेट होती है, तो नीचे छोटा भी पत्थर है तो उसको पाइप को काट सकता है। तो आपको लगता है कि पाइप की क्वालिटी खराब थी, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी पत्थर नीचे आ जाता है। तो जब आप पाइपलाइन लगाते हो तब नीचे सॉफ्ट होना चाहिए पूरा लेयर, तब ये प्रॉपर पाइपलाइन आपकी ले हो सकती है, नीचे से कटने का डर नहीं हो रहता। तो ये हो गया इम्पैक्ट टेस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर पे। तो दोस्तों, ये तो हमने इनलाइन के जो लगने वाले स्टैंडर्ड थे इसके बारे में बात की। ऐसी ही बात अभी हम करेंगे स्प्रिंकलर्स के बारे में। स्प्रिंकलर भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये राइजर, स्टैंड, फिटिंग्स इस तरह की यूज़ होती है। तो दोस्तों, ये जो स्प्रिंकलर्स है, इसके लिए कौन से स्टैंडर्ड? तो स्प्रिंकलर में काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है इनलाइन, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जितने कॉम्पोनेंट्स उसमें नहीं होते ज़्यादा। इसमें क्या है कि स्प्रिंकलर को लगने वाले पाइप और ये स्प्रिंकलर, ये दोनों के लिए ही स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड है, पाइप के लिए स्टैंडर्ड है 14151 और स्प्रिंकलर के लिए स्टैंडर्ड है 12232 12232। इसमें अलग अलग पार्ट्स है। तो आइए दोस्तों, ये देखते हैं कि रोटेटिंग स्प्रिंकलर या का जो स्टैंडर्ड है 12232, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो सारे के सारे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे कि ये थ्रेड के साथ में आप लगा रहे हो, तो थ्रेड के साथ में लगाने के बाद में कनेक्शन लूज तो नहीं है, इसमें से कोई लीकेज होने के चांसेस तो नहीं है, ये टेस्ट करना। उसके बाद में स्प्रिंकलर को बंद करके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देना। उसके बाद में फ्लो रेट यूनिफॉर्म आ रहा है कि नहीं, ये टेस्ट करना। उसका लाइफ टेस्ट करना, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करना, ये सारे है। तो ये रेजिस्टेंट टू थ्रेडेड कनेक्शन, ये जो थ्रेडेड कनेक्शन है, इसको एक स्पेसिफिक टॉर्क देके, ये टॉर्क रेंज है, ये 50 न्यूटन मीटर। मतलब क्या कि 1 मीटर अगर मैं एक लंबा सा स्पैनर लूँ और इसको अगर 5 किलो का वजन लटकाऊँ, तो ये कितना तनाव इधर यहाँ पर आएगा स्प्रिंकलर के ऊपर, ये जानने के लिए ये स्टैंडर्ड है कि ये टॉर्क अप्लाई करके यहाँ पर उसने कटना नहीं चाहिए ज़्यादा। टेंशन से आप बिल्कुल ज़्यादा ओवर टाइट कर रहे हैं
तो उसकी वजह से कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ये देखने के लिए ये टेस्टिंग है। उसके बाद में दोस्तों रेजिस्टेंट टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसमें लगभग अगर मेटल स्प्रिंकलर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 2 गुना का प्रेशर उसमें लगा के 10 मिनट तक रखना पड़ता है। अगर प्लास्टिक का ले रहे हो, क्योंकि प्लास्टिक में बहुत सारे असेंबलीज है, तो आपको 1 घंटे तक रखना पड़ता है 2 गुना प्रेशर लगा के। तो 2 गुना यानी दुगना प्रेशर, अगर आप 2.5 kg पे अगर सिस्टम चलाना चाहते हो तो 5 kg का प्रेशर हम देंगे इसको और रखेंगे उसको, जो भी प्रेशर डिक्लेयर कर रहा है मैन्युफैक्चरर उससे दुगना प्रेशर लगा के उसको रखना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, ताकि ये इंश्योर करे कि अगर प्रेशर बढ़ गया किसी कारणवश तो स्प्रिंकलर का कोई पार्ट उसमें से डैमेज ना हो। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा तापमान में, क्योंकि स्प्रिंकलर चल रहा है, आपका तापमान बहुत बढ़ रहा है, 60 डिग्री 40-50 डिग्री 60 डिग्री तक का अगर तापमान जा रहा है तो उसको भी हम टेस्ट करते हैं इसी तरह से हाइड्रोस्टैटिक लगा के। इसको जो नॉमिनल प्रेशर है, जो डिक्लेयर्ड प्रेशर है, उसी तरह से प्लास्टिक स्प्रिंकलर है तो 1 दिन के लिए 24 घंटा उसको लगाया जाता है। मतलब हम इसका तापमान बढ़ाएंगे आजू बाजू में और इसका ये पूरा नोजल बंद करेंगे और इसको प्रेशर जो है जैसा डिक्लेयर्ड प्रेशर है मैन्युफैक्चरर का, उसको उस प्रेशर को 24 घंटे के लिए रख के बाहर का तापमान का इसके ऊपर परिणाम हो रहा है, हो सकता है इसकी स्प्रिंग या उसका कुछ डैमेज होने के चांसेस है क्या, ये ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। और ये 24 घंटे के बाद में अगर प्लास्टिक स्प्रिंकलर है तो उसके बाद में जब आप निकालोगे इसको तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें से लीकेजेस नहीं होने चाहिए कि तापमान की वजह से कोई टेढ़ा हो गया, कुछ टूट गया, क्रैक हो गया, पिघल गया, ऐसी स्थिति उसमें नहीं आनी चाहिए, ये देखने के लिए। उसके बाद में ये वाटर टाइटनेस का टेस्ट है दोस्तों, कि इसको नोजल हम बंद कर देते हैं और उसके बाद में ये 3 स्प्रिंकलर लेके उसको टेस्ट में प्रेशराइज किया जाता है और उसके बाद में उसको चेक किया जाता है कि इसको में से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है पूरा। मतलब मैंने अगर नोजल बंद कर दिया और आजू बाजू से कहीं से पानी निकल रहा है, इसके यानी कनेक्शन से पानी निकल रहा है, स्लीव में से पानी निकल रहा है, तो ऐसा ना हो, ये चेक करने के लिए हम लोग इसको वाटर टाइटनेस यानी पूरे नोजल बंद करके टेस्ट करते हैं, ताकि अगर पानी यहाँ से लीकेज हो रहा है तो यहाँ का पानी कंटिन्यूसली पाइप को लग के नीचे आएगा और नीचे पूरा कीचड़ कर देगा, आजू बाजू का जो आपका फसल है उसको खराब कर देगा। तो ऐसा ना हो, ये चेक करने के लिए ये इसको टेस्ट किया जाता है वाटर टाइटनेस के लिए। उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोटेशन स्पीड, आपको पता है कि स्प्रिंकलर घूमता है तो सारे स्प्रिंकलर एक समान रूप से घूमने चाहिए। कोई स्प्रिंकलर जोर से घूम रहा है, कोई स्प्रिंकलर धीरे घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जोर से घूम रहा है उसकी बारिश अलग हो रही है, उसमें से मिलने वाला पानी अलग हो रहा है, जो धीरे धीरे घूम रहा है उसमें से मिलने वाली बारिश अलग हो रही है। और ये जो सारे स्प्रिंकलर एक साथ आप लगाओगे तो कोई जोर से घूम रहा है, कोई धीरे घूम रहा है, तो आपका बारिश जो स्प्रिंकलर द्वारा मिल रही है ये कम ज़्यादा होने के चांसेस है। तो इसी वजह से अब ये वीडियो में आपने देखा होगा कि ये स्प्रिंकलर का हम रोटेशन स्पीड चेक करते हैं और उसमें मैक्सिमम 12% 12% तक का डेविएशन अलाउड है, जो जिसके अंदर ही उसने रोटेशन स्पीड उसने मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो रेट, ये तो जैसे ही हमने ड्रिपर के लिए चेक किया वैसे ही इसमें भी चेक करेंगे। इसके लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज हमारे पास है, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। उसके साथ में स्प्रिंकलर जब जोड़ दिया जाता है तो अपने आप फ्लो रेट चेक करता है, अलग अलग प्रेशर जो आपने सेट किया है उसको प्रेशर फ्लो रेट चेक करके वो आपको एक पूरा डेटा दे देता है, रिकॉर्ड देता है कि ये स्प्रिंकलर में से निकलने वाला पानी कितना है और अलग अलग स्प्रिंकलर में से पानी यूनिफॉर्म मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि एक समान टाइप के अगर मैं ये 10 स्प्रिंकलर लगाऊं मेरे फील्ड में तो सभी में से वही गिवन प्रेशर को पानी तो एक जैसा ही आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा पानी आ रहा है कोई स्प्रिंकलर में से तो उससे तो आपका बारिश अलग अलग हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेंगी तो क्रॉप आपकी फसल कम ज़्यादा होने लगेंगी। तो ऐसा ना होना चाहिए, इसी वजह से ये टेस्टिंग है दोस्तों। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है दोस्तों, क्योंकि स्प्रिंकलर आप लगाते हो तो आप बहुत बड़ी लाइफ की एक्सपेक्टेशन करते हो। आप सोचते हो कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम में 5 साल 10 साल तक चलाऊंगा, तो ये स्प्रिंकलर को कंटिन्यूसली हम लोग चलाते हैं 2000 घंटे के लिए, जिसे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट या लाइफ टाइम टेस्ट कहा जाता है। तो इसको 2000, ये जो स्प्रिंकलर हमने लगाए अभी आप देख सकते हैं इसमें, तो ये 2000 घंटे के लिए दिन रात चलते रहते हैं। और इसमें फिर जो उसको हम उसको निकालते हैं बाद में 2000 घंटे के बाद में, और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि ये 2000 घंटे के बाद में कुछ घिस तो नहीं गया, क्योंकि स्प्रिंकलर में वॉशर्स होते हैं, स्प्रिंकलर में स्प्रिंग होती है, स्प्रिंकलर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो चांस है कि ये स्प्रिंग कंटिन्यूसली ऑपरेट होके शायद ढीली हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पर जो वॉशर्स है वो घिस जाए। तो ये ऐसा ना होना चाहिए। 2000 घंटे तक चलने के बाद अगर ये स्प्रिंकलर काम कर रहा है तो ये स्प्रिंकलर आपको 10 साल तक आराम से लाइफ देगा, जिसमें कोई भी घिसा यानी घिस नहीं जाएगा, कई बार भी वॉशर खराब नहीं हो जाएंगे, स्प्रिंग खराब नहीं हो जाएंगी, कुछ भी ऐसा होने की उसमें दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये टेस्टिंग हम लोग करते हैं दोस्तों 2000 घंटे के लिए,
ये कंप्लीट बहुत सारे सेटअप हमारे पास है। हमारे पास से जो भी स्प्रिंकलर आपको पहुंचते हैं ये इस तरह के टेस्ट से गुजर के आपके पास पहुंचते हैं, ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा उत्पादन मिले, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप तक पहुंचे, ये खातिरी हम करते हैं। हमारे पास ये एश्योरेंस हम देते हैं आपको। उसके बाद में दोस्तों एक और टेस्ट है जो स्प्रिंकलर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पानी किस तरह से फेंक रहा है, एक समान रूप से फेंक रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये स्प्रिंकलर्स को चलाते हैं हम लोग पूरा क्लोज्ड, पूरा एक लंबा सा हमने एक ग्रीन हाउस जैसा एक तैयार किया है जिसमें से कोई हवा अंदर नहीं आती, और इसको हम टेस्ट करते हैं। स्प्रिंकलर का पानी हम कलेक्टर जो नीचे आप देख सकते हैं कैच कैंस यहाँ पर लगाए, इसमें पानी जमा करते हैं, और इसको जमा करने के बाद उसको काफ़ी सारे कैलकुलेशंस है, उसके हिसाब से हम लोग स्प्रिंकलर की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं। तो जब आप स्प्रिंकलर लेते हो तो ये CDU या कोएफिशिएंट ऑफ क्रिस्टियनसंस कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, या आप सिर्फ एक समानता का एक ये उदाहरण है या पैरामीटर है, ये पूछना ना भूलिए। आप जो मैन्युफैक्चरर है या जो आप जहाँ से भी आप स्प्रिंकलर लेना चाहते हो उनको जरूर पूछिए कि ये स्प्रिंकलर की यूनिफॉर्मिटी कितनी है, CDU या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी कितनी है। तो लगभग जो सारे प्लास्टिक के स्प्रिंकलर जो हमारे जैन इरिगेशन के हैं इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी 85 to 90% या 90 से भी ज़्यादा की यूनिफॉर्मिटी मिलती है। 90% की यूनिफॉर्मिटी बहुत होती है दोस्तों, यानी सिर्फ 10% तक का पानी वेरिएशन होने के आप अलाउ कर रहे हो। मतलब क्या कि लगभग 90% पानी एक समान मात्रा में गिर रहा है, सिर्फ 10 तक का पानी कहीं पर ज़्यादा या कम हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा गुणवत्ता का पैरामीटर है जो जैन इरिगेशन हमेशा आपको देता है। 85 to 90% के ऊपर ही आपको यूनिफॉर्मिटी जैन इरिगेशन के सारे प्लास्टिक स्प्रिंकलर्स की मिलती है। उसके बाद में पाइप की बात करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में तो आपको पता है कि डिटैचेबल पाइप होते हैं, शिफ्टेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ में जोड़ के उसको लगाते हैं। तो ये पाइप आसानी से लगने चाहिए। पाइप के साथ में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, उसके डायमेंशन प्रॉपर होने चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद में उसके प्रेशर विस्तान करना चाहिए। ये सारे जो उसके जो तकनीकी रिक्वायरमेंट्स है, ये जो आप जिस तरह से उसको हैंडल करते हैं उसको देख के बनाई गई है, ये अलग अलग है। जैसे इंटरनल प्रेशर टेस्ट है तो इसको 80 डिग्री तक ये तापमान में रख के 48 आवर्स तक इसमें से प्रेशराइज करते हैं, और उसमें फिर स्वेलिंग यानी उसको फूल जाना या टूटना, क्रैक होना, लीकेजेस होना, ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये जॉइंट है, ये इसमें एक पाइप दूसरे में आप बिठाते हो, एक दूसरे के अंदर डालते हो और इसमें बिठाते हो, तो ये जॉइंट जो है ये जॉइंट प्रॉपर होना चाहिए। जॉइंट में से लीकेज वगैरह इस तरह के नहीं होने चाहिए। ये देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि ये पाइप जब आप लगाओगे, इसके अंदर रबर रिंग होती है, रबर रिंग के साथ में अंदर पूरा दब के लग के प्रॉपरली लॉक करके इसके बाद में ये सेक्शंस को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या क्या टेस्ट है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से वॉल थिकनेसेस का चार्ट इसमें भी है। तो स्प्रिंकलर जब आप लेते हो तो उसमें लगभग प्रेशर क्लास जो है, ये महत्वपूर्ण प्रेशर क्लास जो है वो 2.5 kg, 3.2 kg और 4 kg का है। यूजुअली सब्सिडी के लिए तो 3.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही प्रेशर रेटिंग का पाइप आप लोग इस्तेमाल करते हो, या 2.5 किलो के कुछ स्टेट्स में 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इस्तेमाल होता है। और यूजुअली 63 या 75 ये दो साइजेस स्प्रिंकलर में ज़्यादा चलती है। अगर आप 75 mm का और 3.2 का अगर आप पाइप ले रहे हो क्लास 2 का और 75 mm डायमीटर का ले रहे हो तो उसका जो वॉल थिकनेस होगा 2.5 to 2.9 के बीच में होना चाहिए, ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो पार्ट है इसमें दो पार्ट है, एक तो है पाइप और पाइप के रिलेटेड स्टैंडर्ड, और दूसरा है ये जो जॉइंट, ये जॉइंट के रिलेटेड स्टैंडर्ड। तो इसमें भी काफ़ी सारे टेस्ट है कि जॉइंट में से लीकेज नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आप पाइप लगाते हो, एक दूसरे से जोड़ते हो और उसको प्रेशराइज करते हो, तो ये जो जॉइंट है इसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर बैठना चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, लगभग इसको हम प्रेशराइज करते हैं लगभग 2 times उसका जो मैक्सिमम प्रेशर है उसको वहाँ तक की, या तो जो लीकेज के लिए सिर्फ चेक किया जाता है तो मैक्सिमम प्रेशर जो डिक्लेयर किया है जैसे 3.2 होगा तो उसको वहाँ तक टेस्ट किया जाता है, और इसमें से ये जो जॉइंट है इसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए, ये देखते हैं। और ये इसमें एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण है जो बताना चाहता हूँ कि ये जो लीकेज है 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अबव में ही होता है। 0.5 के नीचे लीकेजेस स्प्रिंकलर के ये जो जॉइंट्स है इसमें से हो सकते हैं और वो अलाउड है। बहुत बार किसान भाई क्या करते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन का सेट लिया जाता है सब्सिडी में और उसको इस्तेमाल सिर्फ पानी ले जाने के लिए किया जाता है ताकि पाइप एक दूसरे से इजीली जोड़ के आप ले जा सकते हो। तो पानी जब आप ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या प्रेशर कभी सिस्टम में बहुत ज़्यादा डाउन है
तो आपके स्प्रिंकलर के पाइप के जो जॉइंट्स है उसमें से लीकेजेस होने के चांसेस है। 0.5 के अगर प्रेशर डाउन हो गया तो लीकेजेस होने के चांसेस है। तो तब आपने कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अलाउड है और वैसा होना ही चाहिए। क्योंकि अगर मैं वहां पर टाइट करने जाऊं और वो भी लीकेज नहीं होना चाहिए तो स्प्रिंकलर के पाइप एक दूसरे के साथ में लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतने टाइट हो जाएंगे कि अंदर घुसा के लगाना, क्योंकि अंदर डालना है तो अंदर की जो रबर रिंग है उसको घिस के पाइप अंदर जाता है और वो इजीली सहजता से अंदर जा सके या बाहर निकाल सको आप सहजता से, इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। अगर मैं बहुत ज्यादा टाइट करूं तो ये बहुत ताकत लगा के आप डालोगे तो आप जब स्प्रिंकलर के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे या इवन आप पाइप एक दूसरे के साथ में लगाना चाहते हो तब वो लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा लूज रखा जाता है। लेकिन एक प्रेशर आने के बाद में अंदर का रबर जो रिंग है, सील है, ये इस तरह से डिजाइन होता है कि वो एक प्रेशर के बाद में प्रेशर की वजह से सील हो जाता है, पानी बाहर लीकेज नहीं होने देता। तो ये स्प्रिंकलर का टेस्ट है जो लीकेजेस के लिए या हाइड्रोलिक प्रूफ जिसे कहा जाता है जिसके लिए। दोस्तों तो ये हो गए स्प्रिंकलर के बारे में। तो हमने ड्रिप इरिगेशन में लगने वाले सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखे। उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जिसको जैन इरिगेशन फॉलो करता है वो स्टैंडर्ड्स का भी हमने देखे कौन से स्टैंडर्ड्स है, कितनी स्ट्रिंजेंट या कठिन क्वालिटी की जो टेस्ट है ये पास की जाती है और वो टेस्ट क्यों बनाई गई है ये हमने समझने की कोशिश की, ताकि ये आपसे ही सीख के ये टेस्ट बनाई गई है। एक तरह से आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो ये सीख के या ये देख के इसको ऑब्जर्व करके ये टेस्ट स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो हम लोग जब स्टैंडर्ड बनाते हैं तब ये सोच के ये स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि आप लोग इसका इस्तेमाल किस तरह से करोगे और कैसे इस्तेमाल होगा ताकि ये आपको तकलीफ ना हो, ये जब उत्पादन आप इस्तेमाल करोगे तो ये इसमें से एश्योर करने की कोशिश की जाती है। जैन इरिगेशन तो क्वालिटी के लिए जाना ही जाता है, मतलब क्वालिटी इज इक्वल टू जैन इरिगेशन, ऐसा एक समीकरण ही है। तो क्वालिटी जो है तो केवल इंडियन स्टैंडर्ड की या उत्पादनों के लिए ही क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, हम तो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। तो जैसे कि एक सिस्टम स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं उत्पादन आपको बहुत अच्छा दूं लेकिन जो सिस्टम उसके लिए बनाई गई है ये सिस्टम भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ताकि सब लोग एक प्रॉपर तरीके से काम करें, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करें। ये देख जो सारे एम्प्लॉयज़ है या जो काम करने वाले लोग हैं ये प्रॉपर सिस्टम फॉलो करें, ये देखने के लिए ISO 9001 फॉलो किया जाता है। हमारे सारी जो फैक्ट्रीज है ये ISO 9001 प्रमाणित है। उसके बाद में सिर्फ सिस्टम से काम करना काफ़ी है क्या? नहीं, तो मुझे तो आजू बाजू का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी भी केयर करनी चाहिए, उसकी भी मुझे देखना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं कुछ ऐसा केमिकल नाले में छोड़ दूं या कुछ तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से किसी और को कभी आपको भी तकलीफ हो। तो वातावरण या एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए जो स्टैंडर्ड है जो है ISO 14001, ये भी जैन इरिगेशन के सारी फैक्ट्रीज है ये ISO 14001 से प्रमाणित है। तीसरा जो स्टैंडर्ड है 18001, ये इसीलिए है दोस्तों कि सेफ्टी, क्योंकि मैं जब काम कर रहा हूँ ये सारे एसोसिएट्स जब हम काम कर रहे हैं तो ये सेफ भी होना चाहिए। कुछ अनसेफ वातावरण में हम काम नहीं करना चाहते ताकि किसी को इंजुरीज हो, किसी को डैमेज हो। तो हम लोग जैन इरिगेशन अपने एम्प्लॉयज़ का भी इतनी केयर करता है कि ये जब आप उत्पादन बन रहा है तो उत्पादन की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे सिस्टम में बननी चाहिए, वातावरण की भी केयर करना जरूरी है। लेकिन जो एसोसिएट जो एम्प्लॉय उसको बना रहा है, जो ऑपरेटर उसको बना रहा है, उसकी सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी फैमिली उसके ऊपर आधारित है। तो उसके ऊपर उसको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मशीन अचानक कुछ टूट गया, फूट गया, टेस्टिंग कर रहा था या प्रोडक्शन कर रहा था तो उसका हाथ जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखने के लिए पूरे सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है जो इंश्योर किया जाता है 18001, जिसे ओशाज 18001 स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसके द्वारा दोस्तों। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड है जो इंडियन स्टैंडर्ड के परे है, इंडियन स्टैंडर्ड से भी अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको जैन इरिगेशन फॉलो करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो अचीवमेंट्स है, जैसे हमने कहा कि 5 स्टार रेटिंग हमें ड्रिप लाइन में मिला है, या हमारे जो फार्म्स है ये ग्लोबल गैप मतलब गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के सर्टिफाइड है। तो क्योंकि आप खेत में भी तो प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए, जो सिस्टम हम फैक्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सिस्टम से हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं वही खेती भी तो एक तरह से फैक्ट्री है आपकी, तो वहाँ पर भी होने चाहिए। तो हमारी जो खेती है खुद की टेस्टिंग के लिए जो एक्सटेंशन फार्म्स है वहाँ पर तो हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जरूर फॉलो करते हैं। और मेरे आप लोगों से भी विनती है कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़िए और उसे आप अवलंबन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके खेत में कुछ प्रॉपर सिस्टम फॉलो होनी चाहिए, आपके खेत में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, उनको सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए,
कुआं वगैरह आपके जो ओपन एरियाज है उसको प्रॉपरली ढकना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ख्याल जब आप रखोगे, अगर आपको आपका उत्पादन ऐसा लगता है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो बाहर के जो आपके जो परचेसर है ये हमेशा ये चीज़ भी देखते हैं। उनको सिर्फ आपने अगर सपोज द्राक्ष आप बेच रहे हो तो सिर्फ द्राक्ष में या द्राक्ष की टेस्ट कैसी ये नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि ये द्राक्ष बना कैसे है, कहाँ से आया है, वहाँ पर सारे जो लेबर्स काम करते थे उनका ख्याल रखा गया है कि नहीं। तो ये जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है ये आपने भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और उसका अवलंबन करना चाहिए। उसके बाद में जो टिश्यू कल्चर वैराइटीज़ के जो बनाना या अनार ये जो आप लेते हो वो भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल से गुजरता है और आपको एक ऐसा उत्पादन आपको मिलता है कि जिससे आपको काफ़ी सारा मुनाफा हो। तो ये अलग अलग क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स या अचीवमेंट्स है दोस्तों। उसके अलावा कुछ और भी अचीवमेंट्स है। पैटेंटिंग जो शायद आप लोगों को नया होगा विषय, लेकिन जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कुछ विषय का, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोडक्ट बनाने की जो साइकिल है किस तरह से, तो उसमें पैटेंट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक ऐसा डिज़ाइन जो कुछ अलग है जिससे काफ़ी फायदा आप लोगों को हो सके, ऐसा डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन मैं करता हूँ जिसे पैटेंट कहा जाता है। तो जैन इरिगेशन पैटेंट का मतलब जिस कंपनी के पास में बहुत अच्छे पैटेंट है, इसका मतलब क्या कि वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोगों को पहुँचे, ऐसे उत्पादन किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसका ख्याल करती है। तो बहुत सारे पैटेंट जैन इरिगेशन के पास आज अगर देखेंगे तो लगभग 271 फैमिली पैटेंट हमारे पास है, 271, जिसमें से अभी तक 144 ग्रांट हो गए और कुछ अभी ग्रांटिंग के स्टेज में है। तो इतने सारे पैटेंट्स अलग अलग उत्पादनों के लिए है जो एक काफ़ी अभिनव या एक नया नॉवेल उत्पादन आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको मुनाफा होगा, आपको सहजता होगी, आपकी परफॉर्मेंस, आपके उत्पादन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी और आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जैसे यहाँ लिखा है कि स्मार्ट फार्मर्स अगर आप है तो आप क्वालिटी की डिमांड करना ना भूलिए। आप हमेशा ये देखिए कि मैं कोई रास्ते पे बनाया हुआ है, चाइनीज एक्सट्रूडर से बनाया हुआ चीनी माल नहीं ले रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर इंडियन स्टैंडर्ड से प्रमाणित या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से प्रमाणित क्वालिटी का मटेरियल ले रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोग ये कहेंगे कि भाई जैन इरिगेशन का माल महंगा है, तो ये तो हमारे बाजू की फैक्ट्री है वो सस्ते में देता है, तो उससे क्यों ना लूँ, क्योंकि सस्ता तो है। लेकिन ये बात भी समझ लीजिए कि ये जो सस्ता है ये आपको बार बार रुलाएगा, महंगा शायद आपको एक ही बार रुलाने वाला है। महंगा है तो महंगा क्यों है ये भी समझिए, क्योंकि महंगा है तो एक तो मटेरियल की क्वालिटी है, तो क्वालिटी मटेरियल के लिए पैसा लगेगा। उसके बाद में इतने सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है जिसको फॉलो करना है, उसके लिए काफ़ी अच्छी तरह क्वालिटी के हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं जो वर्ल्ड क्लास है, जिसमें कोई भी एरर होने के चांसेस नहीं है, तो नेचुरली उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। और फिर बाकी बहुत सारी जो ये है रिसर्च करना है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, उसके लिए भी पैसा लगता है। तो दोस्तों कीमत क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसके पीछे लगने वाला एफर्ट्स बढ़ता है। तो जैसे मैंने पहले बात की थी दोस्तों कि बहू मुझे घर में चाहिए तो वो अच्छे खानदान की होनी चाहिए और उसके ऊपर संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। तो ये अच्छे खानदान और अच्छे संस्कार तो कोई झुग्गी झोपड़ी में मिलेंगे नहीं शायद आपको, और मिलेंगे भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसा खानदान होना चाहिए वहाँ पर। तो जैन इरिगेशन एक ऐसा खानदान है ड्रिप इरिगेशन का दोस्तों कि जहाँ पर आपको एक अच्छे संस्कारित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही मिलेंगी। और ये अच्छी संस्कारित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही, जैसे अच्छी बहू आपके घर में आएंगी, संस्कारित बहू आपके घर में आएंगी तो आपके घराने का, आपके खानदान की उन्नति करेंगी, वैसे ही ये अच्छी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, अच्छी संस्कारित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब आपके घर में आएंगी तो ये आपके घर की लक्ष्मी में मुनाफा ही बढ़ोतरी करेंगे दोस्तों, ये बात समझिए। तो दोस्तों आज हमने बात की स्टैंडर्ड्स के बारे में, अलग अलग स्टैंडर्ड्स। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारी जो बातें हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या क्राइटेरिया है, वो क्यों बनाए गए हैं, ये आपको समझ गए होंगे। आपको अगर सवाल है कुछ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। आपको अगर ये वेबिनार, ये संगोष्ठी अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि सबको पता चले। ये कोई तांत्रिक बात नहीं है, ये सबने जानना जरूरी है, क्योंकि आप उपभोक्ता हो तो आपका ये अधिकार है जानना कि ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये किस तरह से बनते हैं। और अगर आपको लगता है, आप एज अ किसान आपको लगता है कि ये स्टैंडर्ड बनाने में भी मैं भाग लेना चाहता हूँ, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय मानक आपका स्वागत करेगा दोस्तों।
आप कोई फार्मर एपीओ या फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजर के प्रतिनिधि हो या कोई फार्मर्स कमिटी के प्रतिनिधि हो या कैसे भी हो, आप आवेदन दे सकते हो, आप आपकी इच्छा प्रकट कर सकते हो। आप ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्ड बनाने की जो मीटिंग्स होती है उसमें भाग ले सकते हो। आप आपके विचार वहाँ पर रख सकते हो। आपके हिसाब से स्टैंडर्ड बनाने की या आपको जैसा सुटेबल है वो स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की जाएंगी, ताकि ये पारदर्शिता आप तक पहुँचे, आपको पता चले कि स्टैंडर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए और किस तरह के क्वालिटी आपको मेंटेन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने इतना पेशेंटफुली ये आपने मुझे सुना, धन्यवाद इसके लिए। और आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे लिखिए। मेरा नाम है अभिजीत जोशी, मेरा नंबर भी आपको बोलता हूँ, मेरा नंबर है 9422283402। तो ज़रूर संपर्क में रहिएगा। कभी भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। मुन्ना, खम माने आकाश। वहां से एक फूल लो, हल्दी कुमकुम लो और उसे पहली सुपारी पर चढ़ा दो। अग्नि माने आग, वायु माने हवा, पृथ्वी माने जमीन और जल माने पानी। जैन ड्रिप्स, रिश्ता विश्वास का, समृद्धि का, पीढ़ियों से।